मैम का सही है, मैम एकदम चुपचाप रहते, सीरियस एकदम, डायरेक्ट क्लास स्टार्ट करके ही बात करेगा, नहीं तो नहीं। मैं अभी मैम को बोलता हूँ तेरा गुण मेरे को चाहिए, बोलते जो जिसका जो है वही उसको शोभा देता है। चलो आ जाओ। अच्छा, ए रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुका है, आप लोग रेडी हो गए सर? सर हम यस लोग तो सर। रेडी है कब से, आप ही रेडी नहीं हो रहे हो। यस सर। यस सर, थैंक यू सर। अच्छा, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू सर। तो बेसिकली ये क्लास है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम लोग अभी बातचीत कर रहे हैं लेवरेज एंड कैपिटल स्ट्रक्चर। सर होता क्या चीज़ है ये लेवरेज एंड कैपिटल स्ट्रक्चर? इससे पहले मैंने कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे काफ़ी डिटेल्स बातचीत किया। ठीक है, जिन लोगों का हो चुका है एंजॉय करें, जिनका नहीं हुआ है वो डबल एंजॉय करें। हो जाएगा सर, सबका राउंड होता रहेगा, वो फिर से वो टॉपिक लूंगा तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, चिंता ना करें, किसी का कोई टॉपिक मिस नहीं हो। अच्छा, हाँ अगर किसी को जल्दी करना है तो मैं ऐप में डाल दूंगा, तो आप वहां से भी कर सकते हो, फिर बाद में रिविजन्स कर लेना, वो अलग बात है, बट सारा टॉपिक होगा। अच्छा, अब लेवरेज या कैपिटल स्ट्रक्चर, लेवरेज बेसिकली एक रिस्क कंट्रोलिंग कॉन्सेप्ट है फाइनेंस में, जिसके थ्रू से आप रिस्क को कंट्रोल कर सकते हो, मेनली फाइनेंशियल लेवरेज। मेनली फाइनेंशियल लेवरेज, ऐसे दो तरह का लेवरेज होता है, ऑपरेटिंग लेवरेज एंड फाइनेंशियल लेवरेज। अब ऑपरेटिंग लेवरेज माने बिजनेस को करने के टाइम पे जो फिक्स्ड एक्सपेंसेस, जैसे कि मानो डेप्रिसिएशन का खर्चा, रेंट का खर्चा, जो फिक्सली तुमको करना ही पड़ेगा, जिसके बिना तुम बिजनेस को चला नहीं सकते, ठीक है, वो हमेशा ऑपरेटिंग रिस्क का जन्म देता है। मैंने लाइव एग्जांपल्स दिया था, जैसे मानो कि अभी जेट एयरवेज का हालत, ठीक है, कंपनी डूबने वाला हालत में, डूबने में तो खत्म है, अभी रिसेंटली बैंक्रप्सी फाइल किया था। जेट एयरवेज जानते हो ना, उड़ने वाला कंपनी, ठीक है, अब उड़ने वाला कंपनी अब नीचे आ गया, अब नीचे आ गया, गड्ढा खोद रहा है कहाँ छुपेगा, ऐसा हालत हो गया, ठीक है। तो बेसिकली प्रॉब्लम क्या हो गया, अभी उसका जो ओनर है उसके उसके अगेंस्ट में केस आ गया कि वो रूल वायलेशन किया है, फॉरेन एक्सचेंज वायलेशन किया है, फ्रॉड का केस लगा, फिर मनी लॉन्ड्रिंग केस में अभी जेल में। अब कैंसर का कॉज दिखा के अब बेल मांग रहा था, कोर्ट बोला नहीं, बेल तो मतलब घर पे बेल तो नहीं मिलेगा, जेल मतलब हॉस्पिटल के जेल में बेल मिल सकता है। हाँ मतलब देखो, अगर किसी का कैंसर जैसा कोई तबीयत होता है तो नॉर्मली कोर्ट क्या करता है, उसको घर पे रेस्ट के लिए रहने देता है, ठीक है, हाउस अरेस्ट की तरह। लेकिन हाउस अरेस्ट में कोर्ट का खर्चा है, सरकार का खर्चा बढ़ जाएगा ना, तो सरकार बोला तब वो फिर वो सजा कहाँ हुआ, वो तो मजा ही हो गया, नहीं सर वो तो कैंसर में ऑलरेडी पीड़ित है। लेकिन इसके साथ कैंसर का कोई लेना देना नहीं है, तुमने जो भी फ्रॉड किया प्रूव हुआ है, तुम पे चार्ज लगा है, उसने उसको माना कोर्ट में, नरेश गोयल, अब ये एज हो गया है, जेट एयरवेज का जो ओनर है, उसने माना कोर्ट में कि हाँ हमसे गलती हुआ है, हमने ऐसे कर लिया, ठीक है। तो फिर जब तुम मान लेते हो, कबूल कर लेते हो, और क्या, अब तो कोर्ट तुमको जो सजा है देगा। अब कोर्ट ने सजा दिया फाइनेंशियल फ्रॉड के केस में, अब सजा भुगतना पड़ेगा, तो कोर्ट बोला नहीं नहीं घर पे बेल नहीं मिल सकता, ठीक है, आप कोर्ट के जेल में बेल देखो, मतलब जेल हॉस्पिटल, तो उसमें आपको जो भी ट्रीटमेंट है चलेगा आपका, जैसे आर्मी हॉस्पिटल्स होते हैं वैसा इनका भी होते हैं। अच्छा ना, पॉइंट क्या है, कहना ये चाहते हैं कि फाइनेंशियल रिस्क को अगर आप कंट्रोल नहीं कर पाते हो तो हाथ धोना पड़ता है बिजनेस। एक आध केस थोड़ा ठीक है, लेकिन अगर ज्यादा दिन तक चलता रहे तो बहुत मुश्किल हो जाता है। ये लेवरेज एंड कैपिटल स्ट्रक्चर एक्चुअल में यही चीज को समझाने का कोशिश करता है, ठीक है। ये फाइनेंसिंग डिसीजंस है, एक बिजनेस का जो फाइनेंसिंग डिसीजंस होते हैं या लेवरेज होते हैं, अगर आप इसको कंट्रोल नहीं कर पाते ना तो बहुत मुश्किल हो जाते हैं। देखो, ये टॉपिक से आपको फाइनेंशियल लेवरेज जो डबल एज शॉर्ट माना जाता है, दो धारी तलवार, ठीक है आप लोगों के लिए एक चैप्टर की तरह एग्जाम का, बट रियल लाइफ में बहुत बड़ी चीज है। जो लोग देखो, मैं मेरे पढ़ाने के सिस्टम में दो चीज बोलूंगा, आपका सोच बड़ा होना चाहिए, क्योंकि आपको रियल लाइफ में एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट बनना है, तो इन दैट केस आप इसको उसी एंगल से सोचो, एग्जाम एक छोटा नाव है, निकल जाएगा, सोच बड़ा रखो। हाँ हाँ, टाइम पास, हाँ छोटा नाव की तरह है, मतलब एक वो नाला है, नाला, ठीक है। अब एग्जाम को ही अगर बहुत बड़ा अगर मतलब चीज मान लोगे, ठीक है, तो फिर वो ये उसके पहले का रास्ता और क्या लगेगा, समझ रहे ना सर? तो एग्जाम को छोटा सा एक नाली की तरह समझो या नदी की तरह समझो कि भाई इसको पार करना है, लेकिन आगे बहुत बड़ा समुंदर है।
समझ रहे हैं ना सर? डिस्कस पॉजिटिव एंड नेगेटिव लेवरेज, डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन ऑपरेटिंग लेवरेज, ब्रेक इवन एनालिसिस, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ये सब बात करेंगे आज, ठीक है। डिस्कस एंड इंटरप्रेट द टाइप्स ऑफ लेवरेज, इसमें लास्ट दिन बात किया था। बिजनेस रिस्क एंड फाइनेंशियल रिस्क क्या होता है, इस पे भी मैंने बात किया था, ठीक है। तो ये सब डिस्कशन तो मैं लिखाते लिखाते किया था सर, ठीक है, टॉपिक लिखते लिखते किया था। चलो मैं एक बार रिपीट करता हूँ कि क्या क्या बात हुआ। अब देखो दर्शक अभी सोएगा नहीं, देखो अभी एकदम आग गड़ा के सुनेगा। लास्ट दिन क्या हुआ था, मिस था ना? हाँ, अभी काम करते हैं। नहीं ठीक है, स्किप कर देते हैं। कर दो हाँ। चलो सर, कोई बात नहीं, इसे देखो मैं तो करता ही हूँ, ठीक है, थोड़ा बहुत मैं रिपीट रिकैप की तरह करता ही हूँ, मेरा आदत भी है। अब दर्शक सोएगा नहीं, अगर अगर मैंने उसका किया हुआ होता अब दर्शक सो जाते हैं, हाँ ऐसा करके। हाँ फिर से सर चालू हो गया बोल के। देखो बेसिकली लेवरेज क्या होता है, लेवरेज एक रिस्क अराइजिंग ऑन अकाउंट ऑफ फिक्स्ड एक्सपेंसेस, ठीक है, रिस्क अराइजिंग ऑन अकाउंट ऑफ फिक्स्ड एक्सपेंसेस, माने बिजनेस में जो खर्चा करना ही पड़ेगा, मतलब तू रोक नहीं सकते, माने रोक सको तो रोक लो बट रोक ही नहीं पाओगे, करना पड़ेगा। खुद खाओ ना खाओ ये खर्चा तो करना है, तो समझे, खुद खाओ ना खाओ खर्चा तो करना है। जैसे कि सिंपल मैं एग्जांपल दिया था कि ऑपरेटिंग फिक्स्ड एक्सपेंसेस जैसे कि रेंट एंड डेप्रिसिएशन एक्सेट्रा, ठीक है। अब रेंट क्या है, तुम जिस बिल्डिंग को भाड़ा लेके काम करोगे, जो आपका क्या बोलते हैं इसको, किराएदार, हाँ, तुम्हारा दुकान चले कम चले ज्यादा चले ना चले, वो क्या बिना रेंट का रहेगा? नहीं रहेगा। तो ये खर्चा तुमको करना ही है। डिप्रिसिएशन, तुम्हारा जो एसेट्स है, एसेट का वैल्यूएशन डिटोरिएट होता है, हाँ, ड्यू टू नेचुरल वेयर एंड टियर, ठीक है। तुमने जो मोबाइल फोन कितने में खरीदा था सर? सबका फोन का दाम मैं इस तरह से जान लेता हूँ। सर ये गलत बात है। सर 10,000 का, अब इसको अगर आप बेचने जाओगे, कितना दिन हुआ, 1 साल, किसी को बेचने जाओगे अगर कितना मिलेगा? 7,000 कोई नहीं देगा। वो देखो कितना मिलेगा? 3,000 से 4,500, 5,000 मिल जाएगा। अच्छा चलो, चलो एनालिस्ट बोल गया। अब देखना पड़ेगा टेक्नोलॉजी का क्या है, हाँ? अच्छा, कौन में? अच्छा, भाई वाह, एक काम करो ना, सारा पुराना फोन इनको ही सेटिंग करवाना सर। 10K से 5K, चलो 5,000, मैंने 50% कहाँ चला गया? 50% डिप्रिशिएट हो गया। अब ये 50, ये जो 5,000 है, क्या ये गोपाल के पॉकेट से निकला? क्या पॉकेट से जाते हुए देखा कि 5,000 निकल के जा रहा है? नहीं ना, तो फिर ये क्या है, नॉन कैश फिक्स्ड एक्सपेंस है, नॉन कैश फिक्स्ड एक्सपेंस। कैश तो नहीं है, नॉन कैश है पर फिक्स्ड एक्सपेंस है, करना ही पड़ रहा है। प्रॉफिट से बिल्कुल रखता है सर, दो तरह से कैलकुलेट होता है। जब जब प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाता है, बिजनेसमैन या फाइनेंशियल मैनेजर क्या करते हैं, वो एक बार डिप्रिसिएशंस को मद्देनजर रखते हुए भी करते हैं और एक बार डिप्रिसिएशंस को हटा के भी करते हैं। ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपको ये सारा चीज पे ज्ञान बांटेगा, मैं नहीं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट बांटेगा कि कैसे डिप्रिसिएशंस को अलग करके प्रॉफिट का हिसाब करते हैं और कैसे डिप्रिसिएशंस को लेके करते हैं, हटा के भी लेके भी, ठीक है, क्योंकि डिप्रिसिएशन इंपैक्ट तो बिजनेस में करता है। मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे चलो एक छोटा सा एग्जांपल हमेशा लेता रहता हूँ, एक कोई भी कंपनी का फाइनेंशियल सिचुएशन ले लेता हूँ, किस कंपनी का किया जाए, किस कंपनी का किया जाए? हम्म, चलो अदानी विल्मर में कर ले, तेल बेचता है अदानी विल्मर, ये जो फॉर्चून तेल है ना सर, ये फॉर्चून तेल का ब्रांड इनका है, ठीक है। तो ये अदानी विल्मर इंडिया का सबसे बड़ा एडिबल ऑयल, माने जो पीने वाला नहीं, खाने वाला, खाने वाला जो तेल होता है, हर तरह का, सरसों से लेके नारियल जहां जो चलता है, सनफ्लावर से लेके सोयाबीन, ठीक है, पाम ऑयल से लेके सब कुछ, ठीक है। ये एडिबल ऑयल का 20% मार्केट शेयर इसका है। तेल जैसा चीजों में 20% मार्केट शेयर रखना कोई नॉर्मल बात नहीं है, क्योंकि तेल बनाने वाला कंपनी लोकल्स में भी बहुत होते हैं, मैंने आप जिस एरिया में बिलोंग करते हो वहां भी कम से कम 10-15 तुमको
तेल कंपनी मिल जाएगा जो लोकल ब्रांड है, तो तेल मार्केटिंग में 20% फिर भी ब्रांडिंग करके रखा है, दैट्स अ बिग थिंग। अब इसका फाइनेंशियल चेक करते हैं। तो इसका अगर तुम रेवेन्यू देखोगे, जस्ट एक, अभी मैं किसी कंपनी का एनालिसिस नहीं दे रहा हूँ, जस्ट एक अंडरस्टैंडिंग के लिए दिखा रहा हूँ। इसका बिजनेस का ये चीज मैं लास्ट दिन समझाया था कि किसी भी बिजनेस का जो स्टार्टिंग कॉन्सेप्ट होता है वो उसका सेल से होता है ना। सेल्स को यहाँ पर फाइनेंशियल लैंग्वेज में रेवेन्यू भी बोलते हैं। रेवेन्यू से आप क्या करते हो, एक्सपेंस को हटाते हो। जैसे कि यहाँ पर रॉ मटेरियल्स है, पावर फ्यूल है, एम्प्लॉय कॉस्ट है, सेलिंग एडमिनिस्ट्रेशन है, ऑपरेटिंग एंड अदर एक्सपेंसेस वगैरह, सब कुछ इधर उधर काट कूट करने के बाद खर्चा को, तो इसका देखा जा रहा है सर कि अप्रोक्स एबिटा आ रहा है सर। एबिटा माने अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। ये जो डी और ए है, ये डी स्टैंड्स फॉर डेप्रिसिएशन, ए स्टैंड्स फॉर अमोर्टाइजेशन। D stands for depreciation, A stands for amortization, और EBIT का मतलब होता है earning before interest and tax। ठीक है, मतलब ये मेरा वो कमाई है जहां पर मैंने अभी ना तो बैंक को लोन पे किया, और ना ही मैंने सरकार को टैक्स पे किया, और ना ही मेरा डिप्रिसिएशन यहाँ से घटा, और ना ही मैंने गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट जैसी चीजों का वैल्यूएशंस को कम किया। ऐसे हर बिजनेस के पास, ऐसा आप लोग बोल सकते हो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन? बोलो। अच्छा उसको बोलने दे, बोलो। Fixed assets. But whereas this amortization is not intangible assets, that is goodwill, progress, patents, trademarks, all. Exactly. Example is practical कर पाओगे? जैसे कि आपने मोबाइल फोन्स के लिए ये हो गया मेरा डेप्रिसिएशन, और वही अगर मेरा बिजनेस का कोई डेप्रिसिएशन गोodwill है, अगर बिजनेस कम होता है, हाँ वही मैं बोल रहा हूँ कि एक एग्जांपल दो कि किसी बिजनेस के रेपुटेशन या गुडविल कम होते हुए देखे हो। पतंजलि का गुडविल कम होते हुए देख रहे हो? हाँ क्योंकि अभी उसका प्रोडक्ट इश्यूज नहीं है, उसका मार्केटिंग को लेके सुप्रीम कोर्ट ने उसको थोड़ा सा थप्पड़ लगाया। पेटीएम के गुडविल में इम्पैक्ट पड़ा है, उसका पेटीएम को लेके जाता है, लेकिन पेटीएम को अभी पूरा नहीं बोल सकते क्योंकि अभी इम्पैक्ट पड़ा है सर। ये एक शॉर्ट टर्म रेगुलेशन प्रॉब्लम है, इसको हम तुम डायरेक्टली गुडविल इम्पैक्ट नहीं बोल सकते, ठीक है, क्योंकि अभी तक इसका बिजनेस तो ग्रोथ स्टेज में है, अभी तो बस रेगुलेशंस का धक्का खाया है। इस पे तुम, जैसे मैं अगर मैं जेन्युइनली आपको बोलूं तो जेन्युइन एक अच्छा मैं एग्जांपल देता हूँ, पतंजलि या पेटीएम, ये अभी सब्जेक्ट टू मार्केट सिचुएशंस है, अभी इस पे प्रॉपरली कहना पॉसिबल नहीं है। ये लोग अभी भी कम बैक कर सकता है, ठीक है, पूरा मौका है, मार्केट खुला है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप लोग डिसएग्री नहीं कर पाओगे। हाँ बोलो। रेनॉल्ड्स। क्या रेनॉल्ड्स? यस सर। पेन का रेनॉल्ड्स पेन? यस सर, यस सर। हाँ अच्छा, नहीं रेनॉल्ड्स के बारे में अभी नहीं बोल सकता, अभी पेन का मार्केट में मेरे को नॉलेज नहीं है। वो जीटर जीटर होता था। अभी कौन सा पेन मार्केट है अच्छा है? लिको पिको, ये सब मार्केट में चल रहा है। अच्छा नोकिया का ले सकते हो कि नोकिया का एक समय में जो गुडविल था अभी वो गुडविल नहीं है ना। या फिर आप एम्बेसडर को ले सकते हो, है ना। मोंगिनीज। मोंगिनीज क्यों, मोंगिनीज में क्या प्रॉब्लम? अच्छा मोंगिनीज का गुडविल खराब हो गया, हाँ बोल सकते हो, ठीक है। मोंगिनीज मियां मोरे के कारण खराब हो गया। कैथलीन हाँ हाँ। तो बेसिकली चलो समझ गए आप लोग, वेरी गुड सर। मतलब बेसिकली जब किसी बिजनेस का, अच्छा ये और एक चीज होता है, जैसे मानो किसी का कोई मशीनरीज का टेक्नोलॉजी है, एक जमाने में वो टेक्नोलॉजी बड़ा हाईफाई होता था, जैसे मानो वो मैंने यूज किया ब्लैकबेरी फोन होता था ना। हाँ ब्लैकबेरी में जो कीपैड चलता था वो जस्ट जब आया था, जिसके पास ब्लैकबेरी होता था बंदा एकदम स्वैग में होता था, हाँ स्टाइल में होता था। आईफोन तो कुछ भी नहीं था उसके सामने, है ना।
अगर तुम्हारे पास ब्लैकबेरी है मैंने बहुत बड़ी बात है भाई ठीक है। और उसका अभी अभी तो ये तरह का कीपैड नॉर्मल हो चुका है। लेकिन सोचो कि जब ये ब्लैकबेरी ये कीपैड को डेवलप किया था, है ना, तो उस टाइम में वो कितना गुडविल था। अब समय के साथ साथ वो टेक्नोलॉजी क्या हो गया, ढीला पड़ गया, है ना। तो ऑटोमेटिकली उसके लिए उसको जो गुडविल का जो वैल्यूएशन था उसका, या पेटेंट या कॉपीराइट का जो वैल्यूएशन था उसका, वो नहीं रहेगा। ऐसे बॉलीवुड मूवी में दो मूवी ऐसा है जिसका कॉपीराइट वैल्यू गिर ही नहीं रहा है एक तरह से। एक जमाने में शोले, ठीक है, शोले अभी भी किसी किसी हॉल में चलता है, लेकिन शोले को भी टक्कर दे दिया डीडीएलजी, दिल बने दुल्हनिया ले जाएंगे, अभी भी चलता है। मैं भी पेटीएम में चेक कर रहा था उस दिन मूवी देखने जाने के लिए, दिखा रहे डीडीएलजे चलेगा आइनॉक्स में, डीडीएलजे चलेगा सिटी सेंटर 2 में। कौन देखने जाता है भाई इसको। तो फिर इसका मतलब क्या, इसका गुडविल अभी भी है मतलब नॉर्मली पूरा जीरो हो जाना चाहिए था, बट अभी भी कुछ बचा हुआ है। ठीक है, समझ में आ रहा है सर। तो इस तरह से बिजनेस इस तरह का चीजें को कैलकुलेट करता है। वेरी गुड सर। तो टोटल रेवेन्यू से कॉस्ट को माइनस करके आपको एबिटा मिलता है। अब एबिटा से क्या करना है, ईबीआई टीडीएस से हम लोग सबसे पहले क्या पे करते हैं, इंटरेस्ट पे करते हैं। ठीक है, एबिटा से देखो पहले डिप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन इसका कैलकुलेशन को, ठीक है। ये ऐसा नहीं कि प्रॉफिट को इम्पैक्ट नहीं करता, करता है सर। लेकिन हाँ, अगर आप बिना डिप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन का हिसाब छोड़ के अगर देखना चाहते हो, वो आप अपने बिजनेस स्किल से देख सकते हो, वो अलग चीज है। तो प्रॉब्लम है इसका, देखो 2023 में 358 करोड़ का डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन का रेट बता रहा है। लास्ट ईयर 309 करोड़ का था, उससे पहले साल में 267 करोड़ का था। समझ में आ रहा है। लेकिन ये दोनों चीज क्या है, नॉन कैश है। अब आता है सर पीबीआईटी। पीबीआईटी माने, पीबीआईटी को हम लोग और एक नाम से बोल सकते हैं ईबीआईटी ऑल्सो। अब पीबीआईटी या ईबीआईटी जिस बिजनेस का होता है, अब इसमें से सबसे पहले उसको क्या पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट। ठीक है, अब ये जो इंटरेस्ट है यही बिजनेस का सबसे रिस्क एरिया है। ये बिजनेस का सबसे रिस्क एरिया होता है। जैसे देखो इसका कितना इंटरेस्ट रहा है, 774 करोड़ इस साल, लास्ट ईयर 540 करोड़ था, उससे पहले 406 करोड़ का था। तो अब ये इंटरेस्ट को अगर कोई कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो बिजनेस का हालत बहुत खराब हो जाता है। अच्छा, इसका सारा चीज खर्चा करने के बाद इसको मिला पीबीटी। पीबीटी माने प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर उसके बाद उसको मिलता है नेट इनकम। पीबीटी से बंदा क्या करते हैं, टैक्स पे करते हैं, फिर उसको नेट इनकम आता है। यही नेट इनकम में अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं तो नेट इनकम से प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड दिया जाता है फिक्स्ड अमाउंट पे। अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर नहीं है तो नेट इनकम इक्विटी वाले का ही होता है। ठीक है, जो अर्निंग पर शेयर के रूप में इक्विटी वाले को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। ठीक है, ये जो लेवरेज चैप्टर है ना, ये एक्चुअली यही सब चीजों में बात करेगा। अब आप बस देखते रहो, ये ईपीएस डीपीएस पे आउट रेशियो के साथ साथ हम लोग बाकी पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट को किस तरह से टैकल करते हैं। बात समझ में आ रहा है ना। ठीक है, तो बेसिकली किसी भी कंपनी का ये जो फाइनेंशियल एनालिसिस का पार्ट है वो आप लेवरेज से कर सकते हैं। पहले पूरा सीख लो, उसके बाद आपको ये भी पता चल जाएगा कि कौन सा चीज कितना ज्यादा होने से कम होने से आप कंपनी के बारे में एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे मानो एक एक खराब कंपनी दिखाते हैं, खराब कंपनी इन द सेंस जेट का ही बात कर रहे थे, जेट का ही हालत देख लो। मैंने हाँ, जो कंट्रोल नहीं कर पाया, ठीक है, जो अपना फाइनेंस को मैनेज नहीं कर पाया, इसका हालत देखो सर। ये देखो, इसका देखो नेट इनकम देखो, 1000 करोड़ का लॉस है 2023 में। उससे पहले 772 करोड़ का लॉस था, उससे पहले 152 करोड़ का लॉस था। ठीक है, इसका तो इंटरेस्ट देख लो, इंटरेस्ट भयंकर होगा, गारंटी। देखो, इस बार अब बिजनेस चल नहीं रहा है फिर भी 4 करोड़ का इंटरेस्ट है, बिजनेस चल नहीं रहा है फिर भी 7 करोड़ का इंटरेस्ट है। 2019 से इसका पूरा बिजनेस बंद पड़ा है। 152 करोड़ का इंटरेस्ट था, नहीं 128 करोड़ का इंटरेस्ट था 2021 में, सिर्फ इंटरेस्ट। 2020 में और ज्यादा होगा। ये इंटरेस्ट के चक्कर में, लोन के चक्कर में इसने बिजनेस को बंद कर दिया। मैंने ऑपरेशन, लास्ट फ्लाइट चला था इसका अमृतसर टू मुंबई। ठीक है, तो ये सब एग्जाम्पल क्या हो जाता है ना, एकदम एक लैंडमार्क एग्जाम्पल हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए मेरे को ऑटोमेटिकली निकल के आता है। और अभी भी कंपनी जिंदा है, तो जिंदा है तो फिर अभी कंप्लीटली क्लोज नहीं हुआ सर, इसका पूरा अभी लिक्विडेशन नहीं हुआ। रिसेंटली इसने बोला कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को बोला कि हमें ये दे दो, फ्लाइट बेचने का परमिशन दे दो। पैसा नहीं है हमारे पास, हमको अगर जो फ्लाइट है मेरे पास एरोप्लेन है,
उसको बेच के अगर कुछ पैसा वैसा आ जाएगा तो हम थोड़ा सा पैसा पे करके थोड़ा शांति लेंगे, अगर उससे मेरा सजा भी थोड़ा कम हो जाए तो अच्छा रहेगा। अब देखो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, क्योंकि उसके अगेंस्ट में प्रॉब्लम ये नहीं है, अगर लोन रिपे नहीं कर पाता तो उसके लिए ठीक है, उसके लिए थोड़ा बहुत सजा होता है, लेकिन इसमें तो फ्रॉड का इल्जाम लगा है ना, मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम लगा है, वो चार्ज बड़ा गंदा होता है, उसमें 7 साल का कम से कम सजा हो जाता है। ठीक है, फिर हम लोग डीटीएल और डीसीएल में बात किया, डिग्री ऑफ टोटल लेवरेज, डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज। बेसिकली डीटीएल क्या है, देखो इसको समझने के लिए मैंने आपको रेंट और डेप्रिसिएशन एटसेट्रा जो है ऑपरेटिंग एक्सपेंस को प्रमोट करता है, और फिक्स फाइनेंशियल फिक्स्ड एक्सपेंस जो है वो इंटरेस्ट और प्रेफरेंस डिविडेंड प्रमोट करता है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो इंटरेस्ट करता है, लेकिन बिजनेस में अगर प्रेफरेंस डिविडेंड है तो वो भी करता है। दर्शक साहब आप सुन नहीं रहे हो, ठीक है। इंटरेस्ट और फिक्स्ड एक्सपेंस जो है वो डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज को जन्म देता है, और रेंट डेप्रिसिएशन जैसे जो खर्चा है ऑपरेटिंग खर्चा, ये ऑपरेटिंग लेवरेज का जन्म देता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो बिजनेस को ऑपरेटिंग रिस्क को ही कंट्रोल करना होता है, उसके बाद फाइनेंशियल रिस्क आता है। अगर बिजनेस ऑपरेटिंग रिस्क को ही कंट्रोल नहीं कर पाता तो आगे क्या करेगा, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट सिचुएशन आता है सर डीटीएल और डीसीएल का, मैंने टोटल लेवरेज या कंबाइंड लेवरेज, मैंने बेसिकली जब ये ऑपरेटिंग लेवरेज डीओएल एंड डीएफएल दोनों को मार्ज कर देने से या मल्टीप्लाई कर देने से हमें मिलता है टोटल या कंबाइंड लेवरेज। अब इस चीज को और क्लैरिटी से समझाने के लिए मैंने एक स्टेटमेंट स्टार्ट किया था, जो स्टेटमेंट मैं आपको अभी कंपनी लेवल में रियल में लाइव में दिखा रहा था। ठीक है, मतलब ये तो लाइव एग्जांपल अभी चल रहा है मार्केट में। अब इसमें इसको करने के लिए हम लोगों ने एक सिंपल फॉर्मूला लिया था कि भाई बिजनेस में सेल्स है पी इंटू क्यू, बिजनेस में वेरिएबल कॉस्ट है वी इंटू क्यू। सर ये वी इंटू क्यू पी इंटू क्या है, मैंने बेसिकली मेरा कितना प्रोडक्ट प्राइस है और मैं कितना क्वांटिटी का सेल कर रहा हूँ, तो इसको मैं पी इंटू क्यू दिया। फॉर्मूला का जन्म कैसे होता है ये मैं समझाने का कोशिश किया था इसमें। ठीक है, मैंने एक्चुअली फॉर्मूला पहले नहीं होता है, पहले प्रोसेस होता है, फिर उस प्रोसेस को जब एक शॉर्ट कोड में डाला जाता है तो वो फॉर्मूला बनता है। ज्यादातर केस में हम लोग पढ़ाई करने के टाइम पे उल्टा करते हैं, पहले फॉर्मूला को रटते हैं और फिर सोचते हैं कि ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। सर रॉन्ग अप्रोच, नहीं समझा बात को, है ना। तो फॉर्मूला कैसे बनता है, अगर आप इस चीज को भी थोड़ा समझ जाते हो तो आपको अल्टीमेटली उस पूरा प्रोसेस को ही पता लग जाएगा कि भाई क्या बना है, फिर जाके उसको शॉर्ट कोड में डाल के से वो एक फॉर्मूला बन जाता है। तो हम लोग भी इसी तरह से इस चीज को क्रैक करने का कोशिश किया कि भाई सेल्स में पी इंटू क्यू, वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, बिजनेस को चलाने का जो डे टू डे वेरिएबल कॉस्ट है। जैसे मानो एक उबेर वाला, उबेर माने कैब वाले, ठीक है, ये कैब का जो गाड़ी है उसका जो गाड़ी का इंटरेस्ट वगैरह है वो तो उसका फिक्स खर्चा है। ठीक है, या जो गाड़ी है वो तो फिक्स में लिए लिया ना उसने, लेकिन गाड़ी को डेली बेसिस में चलाने के लिए पेट्रोल का खर्चा, मोबिल का खर्चा उसका वेरिएबल खर्चा है ना। या फिर फुचका वाला, एक फुचका वाला जो फुचका का बिजनेस करता है, उसका ठेला, उसका फुचका, अच्छा ठेला फिक्स्ड है, ठेले में लाइट लगा वो फिक्स्ड है, बर्तन फिक्स्ड है, ठीक है। लेकिन फुचका वेरिएबल है, आलू वेरिएबल है, इमली का पानी वेरिएबल है, चाट मसाला जो है वेरिएबल है, रोज इक्वल थोड़ी लगता है, नहीं समझे। कस्टमर के बेसिस में वेरिएबल होगा ना। तो अब तुम एक छोटा बिजनेस से अगर इस चीज को समझ पा रहे हो तो किसी भी बड़ा बिजनेस में सेम चीज को अप्लाई करते हैं। तो सेल से जब वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करते हैं हमें क्या मिलता है, कंट्रीब्यूशन। तो डेली कितना मैं सेल कर रहा हूँ और डेली मेरा वेरिएबल खर्चा कितना है बिजनेस को चलाने का, उसको अगर माइनस करने के बाद जो मिलता है वो होता है बिजनेस का डे टू डे कंट्रीब्यूशन। या फिर ये डे टू डे निकलेगा तो डे टू डे, अगर ये मंथली निकलेगा तो मंथली, अगर ये ईयरली निकलेगा तो ईयरली, जो डेटा रहेगा उसके हिसाब से। ठीक है, अब इसको मैथमेटिकली सिंपल Q इंटू पी माइनस भी कर दिए, मैंने Q कॉमन हो गया और P से V को माइनस कर दिया। ये तो बस अलजेब्रा कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं। फिर यहाँ से ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट को माइनस करना पड़ा, माइनस F। ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट माने बिजनेस को चलाने का कुछ तो फिक्स खर्चा करना पड़ रहा है ना। तो जब एक बिजनेस कंट्रीब्यूशन से फिक्स कॉस्ट को हटाता है तो उसे ईबीआईटी मिलता है। ये जो आप लोगों को मैं दिखा रहा था ईबीआईटी, ये सब ये कैसे मिल रहा है, वही चीज का प्रोसेस समझाने का सिस्टम लिया था। ईबीआईटी माने Q इंटू पी माइनस बी माइनस एफ, माने ये जो Q इंटू पी माइनस बी था, ये जो Q इंटू पी माइनस बी था, यहां से आप F को हटाओ तो आपको ईबीआईटी मिलेगा। एग्जाम सिचुएशंस में या आप लोगों को जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा वहीं पर कहां पर ना क्या होगा, कभी कभी आपको ईबीआईटी डायरेक्टली नहीं दे देगा,
कुछ इंफॉर्मेशन दे देगा। से फॉर एग्जांपल आपको कंट्रीब्यूशन दे दिया, आपको सेल्स दे दिया, आपको वेरिएबल कॉस्ट दे दिया, आपको ईबीआईटी ढूंढना है, ऑपरेटिंग कॉस्ट दे दिया, आपको ईबीआईटी ढूंढना है। ईबीआईटी बोल के हमेशा बोलेगा नहीं, आपको पता होना चाहिए कि ईबीआईटी कैलकुलेट होने के लिए क्या क्या एलिमेंट्स चाहिए होता है। तो अगर आप एलिमेंट्स फाइंड आउट कर लेते हो तो आप ईबीआईटी भी फाइंड आउट कर लोगे। सेल से लेके ईबीआईटी तक का जो जर्नी है, फ्रॉम सेल से लेके ईबीआईटी तक का जो जर्नी है, इस जर्नी को ऑपरेटिंग लिवरेज कंट्रोल करता है। ठीक है, माने रेवेन्यू से लेके ईबीआईटी या पीबीआईटी तक का जो जर्नी है, इस चीज को डीओएल कंट्रोल करता है। और ईबीआईटी या पीबीआईटी से ईपीएस का जो जर्नी है, इस चीज को डीएफएल कंट्रोल करता है। माने बिजनेस अगर ऑपरेटिंग अच्छा चल रहा है तो बिजनेस में पॉजिटिव पीबीआईटी होगा, और अगर बिजनेस को ऑपरेटिंग लिवरेज में ही दिक्कत हो रहा है, माने वहीं पर अगर वो पीबीआईटी में ही नेगेटिव खा जा रहा है, तो फिर वो आगे कहां तक क्या कर पाएगा। चिंता अगर ज्यादा दिन तक चलता रहा है तो चिंता बढ़ेगा, और चिंता बढ़ेगा तो फिर बिजनेस आगे नहीं बढ़ पाएगा, फिर शटडाउन के लिए सोचना पड़ता है। और अगर मार्केट में लोन है, बड़ा बड़ा कर्जा है, तब तो और चिंता। बिजनेस चालू करना आसान होता है, बंद करना नहीं। बाइजू का हालत देखा ना, ठीक है, बाइजू का हालत देख पा रहे ना, बड़ा बड़ा पैसा तो ले लिया, हाँ, उसको हटाए वो अलग बात है, वही तो सोच रहे हैं। अब बाइजू कहाँ बचा, अगर रविंद्रन ही नहीं रहा तो फिर बाइजू कहाँ। ठीक है, अब जो भी चलेगा, इतना बड़े बड़े लोग अब पैसा घुसा है उसमें, अब वो लोग कोशिश करेगा उसको मैनेज करने का। अब देखो कहाँ तक क्या खेल बनता है। मतलब इसलिए उसने ना एक चीज क्या गड़बड़ कर दिया, पैसा इतना ले लिया, पर पैसा उतना लो जितना तुम मैनेज कर पाओ। वो मैनेज के ज्यादा पैसा मार्केट से एक्वायर करते हैं। ऊपर से अभी रिसेंटली तो स्कैम भी हो रहा है उसके अगेंस्ट में, अमेरिका में कुछ फ्लोरिडा में कोई 500 मिलियन का कुछ प्रॉब्लम आया है। अमेरिकन फंड जो आया था वो फंड में लोचा है, अब तो बहुत जोर का फंस रहा है। होना नहीं चाहिए ऐसा। अनअकैडमी का भी सिचुएशन इज नॉट वेरी गुड, फिर भी अनअकैडमी आई थिंक जिंदा रह जाए। ठीक है, क्योंकि इतना ज्यादा ये लोग एट ए टाइम में तो बहुत थोड़ा सा ना, इसको बोलते हैं सस्टेनेबल ग्रोथ करना चाहिए। ये लोग बहुत जल्दी जल्दी ग्रोथ करने का कोशिश कर रहे हैं, यानी इतना फास्ट फॉरवर्ड ग्रोथ करने की कोशिश करने के कारण ये चीज हो रहा है। थोड़ा धीमा चले तो क्या दिक्कत है, लेकिन क्या है ना, लोगों को ये चीज सूट नहीं करता, एकदम जल्दी में आसमान छू लेगा। Yes, sir. अब भी आसमान छू लेगा, अरे भाई अभी कैसे आसमान छू लोगे, पहले थोड़ा तो पैर, क्या बोलते हैं उसको, पैर में चढ़ो, फिर वहां से थोड़ा सा और ऊंचाई पे जाओ, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ाना। नहीं, पहले ही आसमान छू। नहीं, मेरे को ना किसी के ग्रोथ से प्रॉब्लम नहीं है। मेरा कहने का मतलब है, ये चीज ना मेरे को लगा था। ठीक है भाई, एडुकेशन तो देखो, ऐसे तो एडुकेशन ना एक क्या बोलते हैं, एडुकेशन में आज बिजनेस हो रहा है, एडुकेशन में मार्जिन भी अच्छा रहता है, बट एडुकेशन एक सर्विस बेस्ड बिजनेस है, एक इंडिविजुअल टैलेंट बेस्ड बिजनेस है। मैं जो काम कर सकता हूँ, मैं किसी को रख के वो चीज एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, ये इतना आसान नहीं है। मतलब मेरा काम कोई और कर सकता है या फिर मेरे जैसा कर सकता है, ये एक्सपेक्ट करना इतना आसान नहीं है। क्योंकि ये अगर चाल डाल बेचना होता अलग बात है, भाई मैं भी चाल डाल बेच रहा हूँ, और भी चाल डाल ले रहा हूँ, और कस्टमर और भी कुछ लोगों को रख रहा हूँ, वो सेम चीज बेचेगा। लेकिन सर्विस में एक टीचर जो पढ़ा रहा है, उसका जो टेक्निक है पढ़ाने का या अट्रैक्ट करने का, जरूरी नहीं कि उसके पास 4 टीम में और 4 मेंबर है, सब कोई सिमिलर काइंड ऑफ अट्रैक्शन के साथ पढ़ाए। बात समझ में आ रहा है। ब्रांड बनाना ठीक है, लेकिन वो कितना दिन तक सस्टेन करेगा, इसमें थोड़ा चिंता है, क्योंकि ये इंडिविजुअल स्किल पे डिपेंड है। बात समझ में आ रहा है। ये थोड़ा, ये एजुकेशन बिजनेस का जिस तरह का ये लोग बना के रखा है, इसका यही एक चिंता है, बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी देखो प्रॉफिट करेगा, अच्छा प्रॉफिट करेगा। और जिस तरह का मतलब फेज में इंडिया चल रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि इंडिया में एजुकेशन में तो खर्चा करेगा, नो डाउट, क्योंकि यही तो ये टाइम है। देखो क्या होता है, पीडब्ल्यू चल रहा है, ठीक है, चलेगा मेरे हिसाब से, पर उसका सारा सेगमेंट हिट करेगा, मेरे को ऐसा नहीं लगता। ये सीए फील्ड में मेरे को नहीं लगता अभी तक उसका जो मेरे को लगा है, स्पेशली सीए सीएस फील्ड में
इवन कंपनी सेक्रेटरी में उसने बोलना नहीं चाहिए किसी के बारे में, उसने एक ब्लॉग बनाया लोगों को पढ़ने के लिए, उसमें डेटा भी मैनिपुलेटेड है और मिस स्टेटमेंट है सिलेबस का जो बता रहा है लोगों को। 2015-16 में जो सिलेबस चलता था उसको बोल रहे 2024 का सिलेबस, ऐसा ऐसा उसने ब्लॉग बनाया। हाँ, ओल्ड सिलेबस को न्यू सिलेबस बोल के किया है, मतलब कहीं ना कहीं नॉलेज में क्लैरिटी नहीं है। वो अपने चीज में रहे, मेरे हिसाब से वही अच्छा रहेगा। ठीक है, नहीं मेरे को किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ऐसा ना समझो आप लोग कि आप फालतू में किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हो, आप लोग जानते हो मेरे को, मेरा ऐसा कोई चीज नहीं है। लेकिन मेरे को लग रहा है कि ये लोग ना CA CMA फील्ड में उतना मैनेजमेंट अच्छा नहीं है उनका। वो जो साइंस वाला है ना, मैंने बेसिकली फिजिक्स केमिस्ट्री का जो IIT JEE यही मेन है उनका, उसमें आई थिंक ये बेस्ट है। और एक्चुअली बिहार का एक बहुत बड़ा तबका है, ठीक है, क्योंकि बिहार में नॉर्मल स्कूलिंग अच्छा नहीं है, इसलिए बिहार में इतना ज्यादा चलता है। बिहार और यूपी के बहुत बड़ा हिस्सा। पश्चिम बंगाल में ट्यूशन चलता है, लेकिन पश्चिम बंगाल में ना क्या है, यहाँ पर स्कूलिंग इतना बैड नहीं है, यहाँ पर स्कूल में पढ़ाई होता है। और दूसरा बड़ा चीज, यहाँ पर ट्यूशन कल्चर बिहार से भी ज्यादा है, यहाँ पर ट्यूशन का कल्चर बिहार से भी ज्यादा है। लेकिन यहाँ पर ना तुमको ना हर गली चौराहे में इंडिविजुअल ट्यूटर बहुत मिलेगा, जो आपको बिहार में उस तरह से नहीं मिलेगा। इसलिए यहाँ पर बहुत सारा ट्यूटर का कॉन्सेप्ट है, माने प्राइवेट ट्यूशन का कॉन्सेप्ट पश्चिम बंगाल में बिहार से ज्यादा है। लेकिन बिहार में जैसे स्कूल को सब्स्टिट्यूट कर रहा है ट्यूशन, वो चीज बंगाल में कितना होगा इसमें मेरे को डाउट है। अब मेरा बात समझ पा रहे हो क्या बोले? क्योंकि यहाँ पर नॉर्मल ट्यूटर बहुत मिलता है, जो बिहार में आपको नहीं मिलेगा। वहां पर तो लोग स्कूलिंग को ट्यूटरिंग में बदल दिया, अरे भाई स्कूल मत, अब तुम लोग कोचिंग में आ जाओ। और इसलिए रिसेंटली बैन भी लगा है पटना में, सुबह 11 बजे से लेकर 4 बजे तक, 5 बजे तक कोई ट्यूशन ओपन नहीं हो सकता। हाँ, प्राइवेट प्राइवेट ट्यूशन फुल्ली GST है, 18%। हाँ, मेरा टर्नओवर उतना नहीं है, टर्नओवर होने से, अगर होने से GST मास्टर 20 लाख, हाँ 20 लाख का टर्नओवर होना चाहिए साल का, तब वो मैंडेटरी होता है। बाकी और भी चीजें देखना पड़ता है, ठीक है, तो फिर वो मैंडेटरी हो जाता है। जैसे बेसिकली इसमें 18% GST वाला सिस्टम, समझ रहे हैं सर? स्टूडेंट मतलब इसमें क्या है ना, स्टूडेंट का बर्डन और बढ़ेगा। देखो भाई सिंपल बात करें, जो ज्यादा ब्रांडिंग वाला चीज हो गया ना, वो लोग छुपा नहीं सकता, ठीक है, वो लोग छुपा नहीं सकता, उनको तो स्टूडेंट से लेना ही पड़ेगा। ये इतना सवाल करता है ना, मैं कहाँ बोला कि सवाल खराब है मैं बोला तू सवाल बहुत करता। अच्छा सर, बात चलो आगे लिखो। तो फिर इस तरह से हम लोग DTL DCL फार्मूला में आए थे और यहाँ पर एक क्या बोलते हैं इसको, एक ग्राफ दिया था। ग्राफ में क्या था, देखो बिजनेस का क्या है कि एक सजेशन सजेशन ये है कि भाई आप EBIT इधर कमा रहे हो, ये जो साइड है EBIT दिखा रहे, ये प्रॉफिट दिखा रहा है, ठीक है, तो आपका प्रॉफिट भी बढ़ना चाहिए, EBIT भी बढ़ना चाहिए। बिजनेस रिस्क अगर ज्यादा हाई लोगे ना, तो दिक्कत ये है कि तुम्हारा प्रॉफिट ज्यादा होगा बट हाई रिस्क आएगा। और हाई रिस्क में हाई प्रॉफिट तो हो सकता है, बट अगर प्रॉफिट की जगह लॉस हो गया तो तुम तो भाई गए काम से। इसलिए ज्यादा बिजनेस रिस्क हाई नहीं करना चाहिए। अच्छा, बिजनेस रिस्क लो होने का दिक्कत क्या है, ये जो लाइन है ना, ये लाइन यही बता रहा है कि अगर तुम्हारा बिजनेस रिस्क बहुत ज्यादा लो हो जाएगा, ठीक है, तो फिर तुम बिजनेस को क्या नहीं कर पाओगे, ग्रोथ नहीं कर पाओगे, मतलब आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसलिए लिवरेज आपको क्या सजेस्ट करता है, या फिनेंस आपको क्या सजेस्ट करता है, टेक मॉडरेट रिस्क, टेक मॉडरेट रिस्क। रिलायंस को देख रहे हो, हाँ, इतना पैसा का मालिक है, हाँ, चाहे तो पूरा मार्केट को डिस्टर्ब कर सकता है किसी भी फील्ड में, लेकिन क्या वो कर रहा है? धीमा धीमा शेयर का ग्रोथ देखो, ऐसा नहीं कि आज 2000 है तो कल 4000 हो, ऐसा नहीं है। 2000 आते आते 2 साल लगा, 1600 से 2000, 2000 से 3000 जाते जाते 2 साल लग गया, अब 3000 से 4000 में जाएगा और 1 साल लगेगा। सस्टेनेबल ग्रोथ करते हैं तब जाके दिन ब दिन ग्रोथ कर रहा है।
और लीडर बन के बैठा हुआ है। समझ रहे हो सर? बड़े बड़े बिजनेस से क्या सीखना चाहिए वो भी ध्यान से देखा करो। मोनोपोली एक दिन में क्रिएट नहीं होता, मोनोपोली में समय लगता है, पर समय लो कोई भी काम को करने के लिए। तो एक चीज बोलते हैं कि जल्दी का काम क्या, शैतान का। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि जल्दी नहीं करना चाहिए, जरूरत के हिसाब से करना चाहिए, बट ऐसा नहीं कि नहीं नहीं मेरे को अभी चाहिए अभी चाहिए, ये अभी चाहिए का वाला कॉन्सेप्ट ही गड़बड़ करता है। हाँ? अच्छा, डीओएल देखो, मेजर द इलास्टिसिटी ऑफ ईवीआईटी विद रिस्पेक्ट टू क्यू। माने आप डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज को किस तरह से डील करते हो? सेल से। माने बेसिकली अगर आपको ऑपरेटिंग लेवरेज चाहिए तो मेजर द इलास्टिसिटी ऑफ ईवीआईटी विद रिस्पेक्ट टू क्यू, इसका क्या मतलब होता है? कि तुम सेल्स के चेंज के ऊपर बेस करके ईवीआईटी तक जाओगे। इसको समझने का बड़ा सिंपल तरीका है। जैसे यहाँ पर जेट ने रेवेन्यू को मैनेज, तो अगर तुम्हारा रेवेन्यू मैनेज नहीं हो पाएगा तो तुम्हारा ईबीआईटी भी मैनेज में नहीं हो पाएगा। यानी सेंसिटिविटी ऑफ ईबीआईटी विद रिस्पेक्ट टू स्क्यू, माने ईबीआईटी उतना बदलेगा जितना सेल्स बदलेगा। अगर सेल्स 3% पॉजिटिव है तो ईबीआईटी भी 3% पॉजिटिव होगा। अगर सेल्स 4% ग्रोथ करेगा तो डाउन जाएगा तो ईबीआईटी भी चेंज हो जाएगा। इसी चीज को मैं यहाँ पर समझाया। ठीक है, इस तरह से डीओएल, सिमिलर तरीके से डीएफएल, फिर अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला, इस तरह का चीज लास्ट दिन बात। अब मैं और लास्ट दिन के बारे में और नहीं बोल रहा हूँ, बस एक फाइनल बात करूंगा कि सर अल्टीमेटली हम लोगों को पहुंचना है क्यू से लेके ईपीएस तक। ठीक है, जिसके बीच में क्यू से लेके ईबीआईटी का चर्चा ऑपरेटिंग लेवरेज करता है और ईबीआईटी से लेके ईपीएस का चर्चा फाइनेंशियल लेवरेज करता है। अगर किसी बिजनेस का ऑपरेटिंग लेवरेज 3 निकलता है, ये कैलकुलेशन करना बहुत जल्दी सीखोगे आप लोग कि कैसे ये डीओएल 3 आया, कैसे ये डीएफएल 2 आया। ये मैंने यहाँ पर सब्जेक्टिवली ले लिया था, बट एग्जाम में आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, इसका क्वेश्चन आपको मैं धीरे धीरे कराता हूँ। और ये डीओएल और डीएफएल को मिला के मैंने मल्टीपल करके हमें 6 मिला है, तो इसको बोलते हैं डीटीएल 6। बेसिकली इससे क्या पता चला था, डीटीएल का वैल्यू अगर 6 है, यहाँ पर मैंने लास्ट बोला था कि DTL equals to 6, it means that if sales change by 1%, then EPS will change by 6% in the same direction. अगर बिजनेस में DTL 6 होता है, डिग्री ऑफ टोटल लेवरेज, इसका मतलब आपका रिस्किंग कॉन्सेप्ट क्या है? 6। ये एक डिजिट है, लेकिन ये 6 से आपको क्या समझ में आएगा कि अगर आपका बिजनेस 1% में सेल्स में चेंज करता है, पॉजिटिव है तो माने +1% भी हो सकता है, -1% भी हो सकता है। +1% अगर आपका बिजनेस में सेल्स ग्रोथ कर रहा है और अगर आपका बिजनेस का डीटीएल 6 है, इसका मतलब आप 6% में आपका ईपीएस चेंज करोगे, अर्निंग पर शेयर, माने एक एक शेयर होल्डर 6% पॉजिटिव कमाएगा। लेकिन अगर आपका बिजनेस 1% नेगेटिव जाता है तो शेयर होल्डर का ग्रोथ भी 6% में गिर जाएगा। कोई बात नहीं सर, धीरे धीरे और क्लैरिटी मिलेगा जैसे जैसे मैं और टॉपिक में कवर करूंगा। ठीक है, इतना सा डिस्कशन मैंने लास्ट दिन किया। ठीक है, 15-20 मिनट ले लिए, लास्ट दिन बताते थे। समझ में आ गया? अब घर पे और पढ़ने का जरूरत नहीं है। और जो लोग लास्ट का, क्योंकि देखो फाइनेंस थोड़ा सा ना ट्रिकी है और ये कोई थ्योरी नहीं है, एकदम प्योर प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है। जो अकाउंट्स को एनालिसिस करने का तरीका यही है। अकाउंट्स अपने आप को एनालिसिस नहीं कर सकता, अकाउंट्स का एनालिसिस फाइनेंस करता है। अकाउंट्स एंट्री करता है, अकाउंट्स एनालिसिस नहीं कर पाता। अकाउंट्स का जब भी कोई एनालिसिस होता है, समझ लेना कि वो फाइनेंस कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट। ये सबको समझ में आया? इन लोगों नहीं पूछेंगे तो बोलेगा सर हम लोग भूल गए। अभिजीत, नील, सनन, बोलो क्लियर? क्लियर है ना? हाँ सर। ओके, चलो फॉर्मूला लिखो तुम। फॉर्मूला, फॉर्मूला, फर्म करके उला उला, फॉर्मूला, फॉर्मूला। अभी सारा फॉर्मूला लिखा हो गया। हाँ हाँ हाँ, इतना भी सारा फॉर्मूला लिखेंगे। नहीं नहीं, जो जरूरी है बस वो लिखेंगे, लास्ट में सब एक साथ जोड़ देंगे, लास्ट में सब कॉम्बो कर देंगे। लेकिन फिलहाल जो मेरे को डिस्कस करना है मैं सिर्फ वही फॉर्मूला लिखा, सारा फॉर्मूला नहीं लिखा।
ठीक है। जैसे अभी मैं लिखूंगा डीओएल पे, एक्चुअली अभी मैं ना पार्ट बाय पार्ट करके चर्चा करूंगा, पहले डीओएल करूंगा, फिर डीएफएल करूंगा, फिर डीटीएल करूंगा, इस तरह से। ठीक है, फिर लास्ट में डीओएल डीएफएल डीटीएल को तीन को एक साथ करके फॉर्मूला को समरी करूंगा। ठीक है, और फिर लास्ट में आप लोगों को एक कैप्सूल पकड़ा दूंगा कि भाई यहाँ ये फॉर्मूला होता है, कैप्सूल, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, बांग्लाते बोले लॉग और। ठीक है, हाँ हाँ, ये बाबा सर आप लोग ना प्लीज ये बचपन वाला जिद छोड़ो, आप लोग नहीं जानते कि क्या चलेगा। पहले थोड़ा अंधभक्त की तरह सुनो बात, फिर बाद में अपना लॉजिक लगा लेना। प्रॉफिट जस्ट बिफोर एफ, एफ माने फिक्स कॉस्ट, हाँ एफ माने फिक्स कॉस्ट, तो पहले में मैंने लिखा है प्रॉफिट जस्ट बिफोर फिक्स कॉस्ट। बेसिकली क्या कहते हैं उसको, कौन बोलेगा? फिक्स कॉस्ट के पहले का प्रॉफिट को क्या बोलते हैं? लेस सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन। थैंक यू सर। प्रॉफिट जस्ट बिफोर एफ माने कंट्रीब्यूशन, और डिनोमिनेटर में क्या बैठेगा? डिनोमिनेटर में बैठेगा चेंज इन, आते हैं सब आएगा। अब देखो ना लास्ट में बुक और आप एक हो जाओगे। ठीक है, प्रॉफिट जस्ट आफ्टर एफ। अरे मैं तो सिंप्लीफाई कर रहा हूं इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। प्रॉफिट जस्ट बिफोर एफ दैट इज कंट्रीब्यूशन, एंड प्रॉफिट जस्ट आफ्टर एफ दैट इज फिक्स कॉस्ट। ठीक है, तो डीओएल का फॉर्मूला बनता है सर Q इंटू पी माइनस बी डिवाइडेड बाई Q इंटू पी माइनस भी माइनस एफ। चलेगा? नहीं समझा? ये जो फर्स्ट में जो कॉन्सेप्ट लिखाया था ये वाला कहाँ चला गया, कहाँ चला गया? ये वाला Q इंटू पी माइनस भी और Q इंटू पी माइनस बी माइनस एफ। कॉन्ट्रीब्यूशन को मैंने तोड़ा और ईबीआईटी को भी मैंने तोड़ा, तोड़ के लिखा। क्यों तोड़ के लिखा? अब मैं डायरेक्टली कंट्रीब्यूशन बाई ईबीआईटी भी बोल सकता था, लेकिन प्रॉब्लम है कि एग्जाम में या क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे वहां पर आपको ना डायरेक्टली कंट्रीब्यूशन बोलेगा नहीं, तुमको कंट्रीब्यूशन ढूंढ के निकालना होगा। इसलिए जो छोटा छोटा पार्ट होता है ना सर, उसको भी बता देना चाहिए होता है। नहीं तो कंट्रीब्यूशन में ईवीआईटी तो पता है, लेकिन किस किस चीज से कंट्रीब्यूशन आता है और किस किस चीज से ईवीआईटी आता है, अगर ये नहीं पता तो फिर कंट्रीब्यूशन और ईवीआईटी फॉर्मूला जान के क्या उखाड़ लो। ठीक है, तो Q इंटू पी माइनस बी माने अगेन कंट्रीब्यूशन, और Q इंटू पी माइनस बी माइनस एफ माने ईवीआईटी। बस इतनी सी बात है। तो ये हो गया डीओएल का फॉर्मूला। आपको जब भी डीओएल कैलकुलेट करना है कंट्रीब्यूशन बाई ईबीआईटी करना है। ठीक है सर जी, आगे चलो। बढ़ती का नाम जिंदगी। लेट अस एनालाइज द फॉर्मूला। अरे आप चिंता ना करो, ऐसा सीखोगे कि दूसरे को सिखा पाओ, नहीं तो सीखना ही नहीं। लेट अस एनालाइज। वी कैन क्लियरली सी दैट higher the level of higher the level of f, higher the dual, higher the dual, ब्रैकेट में सी जेड आर एस, बिग बाजार माने फ्यूचर रिटेल, ये सब रिसेंट चीजें हैं। जिनका फिक्स्ड एक्सपेंसेस ज्यादा होगा उसका डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज ज्यादा होगा। ये तो बस याद करने के लिए किया, इसका एग्जाम के साथ कोई कनेक्शन।
ठीक है। जेट एयरवेज, फ्यूचर रिटेल एटसेट्रा, ये सब बिजनेस का प्रॉब्लम क्या है, इनका फिक्स एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा है। अब बिग बाजार तो बिक ही गया सर, बिग बाजार तो बिक गया, रिलायंस उसको खरीद लिया 25,000 करोड़ का लोन चुकता करके, 25,000 करोड़ का फ्यूचर रिटेल का लोन था, 25,000 करोड़। ठीक है, फ्यूचर रिटेल कहाँ गया भैया। अब शेयर 2 टका 20 पैसा है, ज्यादा मजा लो मत लो, ठीक है, तुम भी बिक जाओगे। अभी कुछ हाँ, मैं 2018 में इसको लिया था, 400 डॉलर। 2017-18 के टाइम पे 407, मैंने इस टाइम पे 470 समथिंग में मैंने लिया था, फिर 500 550 मैंने प्रॉफिट करके छोड़ दिया था। उसके बाद देखो धीरे 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 कहाँ आए, देखो देख, सो गया मुन्ना, सो गया सर। इसका बिजनेस का पूरा डामाडोल हो चुका है, अभी कोर्ट केस चल रहा है। बिग बाजार का ओरिजिनल जो बिजनेस था वो तो किशोर बियानी के हाथ में था, वो आधा खत्म, आधा नहीं 90% खत्म, 10% बिजनेस उसके हाथ में है। और फ्यूचर जनरेटिव बोल के एक बिजनेस है वो है, होम टाउन बोल के एक फर्नीचर का बिजनेस है, मोस्ट प्रोबेबली वो है, वो मैं भूल गया क्या क्या है उसके पास अभी। मेन जो बिग बाजार था वो तो बिल्कुल चला गया। फाइनेंशियल चेक करो, हालत देखो, किस एंगल से हम सोचेंगे कि ये उठेगा। देखो नेट इनकम देखो, 3,189 करोड़, 2021 का लास्ट डेटा है इसका। अभी तो पूरा कोर्ट के पेंडिंग चल रहा है, अमेजन वर्सेस बिग बाजार वर्सेस रिलायंस, 3 ट्रायंगल केस बना है। अमेजन एक्चुअली, अमेजन के साथ बिग बाजार का एक कूपन का डील हुआ था, बिग बाजार जितना कूपन देता था वो सब अमेजन का था, ठीक है, जो कस्टमर को कूपन देता था, और वो कूपन का वैल्यूएशन जितना था उसमें टोटल अमेजन का बिग बाजार में अप्रॉक्स 2% के आसपास, 2 से 4% के आसपास का इन्वेस्टमेंट था वैल्यूएशन वाइज। तो अमेजन ने बोला था कि अगर आप कभी बिजनेस को बेचने के बारे में सोच रहे हो तो हमें ही देना, क्योंकि ऑलरेडी हम आपका स्टेक होल्डर है। पर बिग बाजार ने किया अमेजन को बिना बेच के डायरेक्ट रिलायंस के साथ डील सेट करके बेच दिया। अब अमेजन बोल रहे भाई डील तो पहले हम लोगों के साथ हुआ था और ऑलरेडी हम लोग स्टेक होल्डर हैं, अगर रिलायंस, अगर मैं 1% भी शेयर होल्ड करता हूँ फिर भी मेरा कुछ तो बनता है, तो आप मेरे साथ कंसल्ट करे बिना, मेरा परमिशन बिना आप रिलायंस को कैसे सेल कर दिए। अब किशोर बियानी का देशभक्ति जाग गया, वो बोला कि भाई हम बेचेंगे तो देसी लोगों को बेचेंगे, विदेशी को नहीं बेचेंगे। फिर अमेजन भी छोड़ा नहीं, फिर बात तो देसी विदेशी का यहाँ पर है नहीं, बात तो प्रॉपर बिजनेस का है। और बिजनेस लॉ, फिर यहाँ पर इंडियन कोर्ट बोला कि देखो भाई इतना केसेस पेंडिंग है, ठीक है, नॉर्मल ट्राइब्यूनल इनका केस संभाल नहीं पाए। फिर ट्राइब्यूनल बोला सुप्रीम कोर्ट जाओ, तो हाई कोर्ट जाओ, हाई कोर्ट बोला हम लोग भी नहीं कर पाएंगे, आप सुप्रीम कोर्ट जाओ, सुप्रीम कोर्ट बोला हम लोग ये केस डील ही नहीं कर सकते, आप एक काम करो आप आर्बिट्रेज में जाओ, आर्बिट्रेज में सिंगापुर आर्बिट्री में जाओ। कई बार क्या होता है इंटरनेशनल केसेस में सिंगापुर बड़ा काम करता है, क्योंकि उसका आर्बिट्रल कोर्ट होता है, तो लोग उसको मान्यता देते हैं, और क्योंकि बड़ा 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 कंपनी है वो सिंगापुर में गया, क्योंकि वो थर्ड पार्टी है, तो सिंगापुर में जब गया तो सिंगापुर वाले अमेजन के फेवर में केस को दिया। अब बिग बाजार बोला अच्छा रिलायंस भी तो नहीं छोड़ेगा, क्योंकि रिलायंस तो बिग बाजार को बैक कर रहा है ना, क्योंकि ऑलरेडी उसने इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। अब रिलायंस बिग बाजार को बैक दे रहा है, फ्यूचर फ्यूचर रिटेल को, बिग बाजार वाले को। अब सिंगापुर वाले अमेजन के फेवर में दिया, बिग बाजार वाले बोल रहे हैं कि ठीक है फेवर में दे सकते हो आप, पर हम छोड़ेंगे नहीं, फिर उसने आके सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया। अब तब से ये खेल चल रहा है। इस केस को हम लोग सीएस में या सीएसईएम में फाइनल में पढ़ाते हैं, इकोनॉमिक लॉ बोल के एक पेपर आता है आप लोगों का तो एग्जीक्यूटिव लेवल में है सीएस वाले लोगों का, और जो सीएसईएम में पढ़ते हैं वो लोग फाइनल लेवल के लिए पढ़ते हैं। तो इकोनॉमिक लॉ के अंदर ये सब केस डिस्कशन होता है, इसको बोलते हैं कंपटीशन एक्ट। एनसीएलटी, अब एनसीएलटी जब प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाते फिर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, उसमें अगर वो लोग बोलेगा कि हमारे पास टाइम नहीं, आप एक काम करो थोड़ा सा सिंगापुर ट्राइब्यूनल में देख के आओ, सिंगापुर ट्राइब्यूनल अगर मान जाए आप लोग तो ठीक है, अगर नहीं हुआ फिर बिग बाजार आके फिर से सुप्रीम कोर्ट में केस कर दिया, अब झूल रहे। हाँ, अब रिलायंस बोला कि भाई हम इतना इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है, तो वो जबरदस्ती उसको यूज करना चालू कर दिया। अब अमेजन वाले देखो वो एक तो देखो फॉरेन कंपनीज है, वो चाहे तो कर सकता है, लेकिन वो इस सब झमेला में पड़ेगा तो फिर बाद में लोचा हो जाएगा। अब बिग बाजार का देसी
एक अलग ही पकड़ है मार्केट में, है ना। अभी रिलायंस जो चलाएगा, अमेजन वाले झमेला नहीं करेगा, क्योंकि अमेजन वाले झमेला करेगा तो फिर वो उसका इमेज में प्रॉब्लम आ सकता है, जितना बिजनेस कर रहे हैं वो भी नहीं मिलेगा उसको। तो अमेजन वाले इसलिए चुप है। चाहे तो अगर अमेजन कोई देसी होता, अभी अमेजन और रिलायंस में चल जाता, मार्केट चालू होता। केस देख रहे हो सर, कितना सारा केसेस बन सकता है। अब हालत देखो इसका, अर्निंग पर शेयर देखो, पर शेयर होल्डर में 59 करके नेगेटिव है पर शेयर। समझा करो, बहुत बातें हो जाएगा, इसलिए मैं जो समझाने का कोशिश करो उसको समझो, ठीक है। सो वी कैन क्लियरली सी दैट हायर द लेवल ऑफ एफ, हायर द डीओए। इसका मतलब क्या ये होता है कि फिक्स्ड एक्सपेंसेस ज्यादा होना नहीं चाहिए, क्या इसका मतलब ये होता है? इसका मतलब ये नहीं है कि ज्यादा फिक्स खर्चा नहीं करना चाहिए। फिक्स खर्चा उतना करना चाहिए जितना मैनेजेबल होता है, ज्यादा कम से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर तुम्हारा उस पर्टिकुलर पॉइंट तक तुम कंट्रोल कर सकते हो तो तुम ले सकते हो, लेकिन तुम कंट्रोल के बाहर जाओगे तो फिर फंस है। क्या एक बोलते हैं ना कि पैर उतना फैलाओ जितना कि चद्दर, क्या? हाँ, यही बोलता है ना। नेक्स्ट, नेक्स्ट बुलेट देके लिखो, since DOL is an elasticity measure, it is different at different level of Q for sales, Q for sales। जिनको समझ में नहीं आएगा वो लिख लो, क्योंकि मैं लास्ट दिन ये सब बोल दिया था। Since DOL is an elasticity measure, elasticity measure माने, elasticity measure माने सेल, सेल। elasticity measure का क्या मतलब है? हाँ, वही elasticity है। हाँ, क्या होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्या होता है बोलो। चलो, अच्छा पॉइंट उठाया आपने। ऐसा होता है डिमांड में। डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज प्राइस। आप फॉर्मूला लिखा है। हाँ, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला है परसेंटेज, परसेंटेज ये जो होता है इसको डेल्टा बोलता है। डेल्टा मतलब होता है चेंज, ठीक है। चेंज इन क्वांटिटी बाय चेंज इन प्राइस। अरे वो 2-3 बार हो गया बोल के ऐसा हो। चेंज इन क्वांटिटी बाय चेंज इन प्राइस, किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस के चेंज के कारण उसके डिमांड पे जितना प्रतिशत चेंज आता है, या फिर ऐसे बोलो किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस के परसेंटेज चेंज में, मैंने इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, जैसे परसेंटेज वो क्या बोलते हैं, शतकरा बोलता है ना, प्रतिशत, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं प्रतिशत, हम लोग बंगाली में बोलते हैं शतकरा, है ना। तो किसी भी चीज का सर्टेन परसेंटेज या सर्टेन प्रतिशत प्राइस के चेंज के कारण उसके डिमांड में जितना प्रतिशत चेंज आता है उसे उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का इलास्टिसिटी कहता है। ये सलमान खान स्टाइल हो गया, 10 का दम, ऐसे करके बोलते थे ना। हाँ, वहां पर भी परसेंटेज का ही चलता था। चलिए बताइए, हमारे देश में कितने प्रतिशत पुरुष और कितने प्रतिशत महिलाएं हैं? 40 से 60%, ऐसे करके बोलते हैं, ठीक है। ऐसे करके सलमान खान बोलता था, पता नहीं वो पहले होता था, आजकल होता है कि नहीं। 10 का दम। हाँ, हाँ, अभी तो ये चलता है। हाँ, अभी तो उसका सलमान खान का क्या बेकार एक शो है, मेरे को एकदम बेकार लगता है, सबसे सबसे बकवास शो है मेरे हिसाब से। अरे सब, हाँ, कलेश क्या, वो तो स्क्रिप्टेड होता है, ठीक है। अच्छा वो क्या बोलते हैं, वो जिसका गर्लफ्रेंड था वो एक्टर मर गया, बिहार का बड़ा, सुशांत, सुशांत का गर्लफ्रेंड, ठीक है, जो था पहले,
अंकिता लोखंडे और उसका हस्बैंड अभी आया, क्या नाम है उसका, अभी किया, क्या नाम है ना। मेरे को एक चीज खराब लगा, वो मैं शॉर्ट्स आता है ना, तो मैम मेरे को दिखा रहे, देखो कि इसका दो सासू आ गया, मैंने अंकिता का सासू और उसका मतलब दोनों का माँ आ गया। अच्छा तुम बोलो कि भाई एक रियलिटी शो चल रहा है, उसमें एक दोनों का माँ जो एक हाउसवाइफ है, उनका क्या रोल प्ले है। माने ये लोग क्या बोलते हैं उसको, माने टीआरपी बढ़ाने के लिए कुछ भी कर रहा है, माने फैमिली का बात को आके ओपनली बेच रहा है, ये क्या है। मतलब इसमें तो मेरे को कोई एथिक्स नहीं लगता है, मतलब कुछ भी एथिक्स नहीं लगता, कुछ भी। अब चलो लोग खाते हैं, लोगों को अच्छा लगता है। अरे कितना टीआरपी है तुमको पता है बिग बॉस का, वही सब कलेश देखने का ही तो। हम्म, ये तुम समझोगे नहीं, ज्यादातर लोग ऐसे ही है, कलेश वाला चीज ज्यादा बिकता है। चार लोग झगड़ा करेगा, तुम देखो कितना भीड़ होता है, ठीक है। चार लोग प्यार से बात करेगा, कोई अच्छा बात करेगा, तुम देखो कितना भीड़ होता है। अब यहाँ पर अच्छा अच्छा बात चल रहा है, कौन आके सुनेगा ये भाषणबाजी या फिर इस तरह का डिस्कशन, कितना लोग आएगा। लेकिन चलो हम लोग बाहर जाके मारपीट करते हैं, गाली गलौज करते हैं, देखो कितना भीड़ होता है। फिर तुम उसका यूट्यूब पर बनाओ, फिर देखो व्यूअर्स, थोड़ा हिंदू मुस्लिम करोगे, है ना, थोड़ा हिंदू मुस्लिम करोगे, हिंदू क्रिश्चियन करोगे, हिंदू सिख करोगे, है ना, एक बार भाई भाई बोलोगे, हाँ, फिर दो बार गाली गलौज करोगे, फिर देखो। कोई बात नहीं। तो फिर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या बताता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताते हैं कि भाई किसी प्रोडक्ट के प्राइस के चेंज के ऊपर डिपेंड करके उसके डिमांड में कितना प्रतिशत चेंज आता है, ठीक है। इस चीज को इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। अब इलास्टिसिटी ऑफ क्या बोलते हैं इसको, इलास्टिसिटी ऑफ ईबीआईटी, माने किसी बिजनेस का ईबीआईटी कितना प्रतिशत बदलेगा, ये डिपेंड करते हैं उसके सेल्स पे। मतलब इसको आप लोग हर तुम ऐसे लिखोगे, इलास्टिसिटी में शॉर्ट में लिख रहा है, लिखना नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता है, इसको जस्ट मैं, हाँ ये इको का फॉर्मूला है। देखो सर, इको और फाइनेंस कनेक्टेड पेपर्स है। इकोनॉमिक्स एक्चुअली फाइनेंशियल एनालिसिस के लिए ही पढ़ाया जाता है, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का एक्चुअल काम वही है। ये पूरा डिमांड सप्लाई प्रोडक्शन मार्केट, दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस ऑफ कंट्री, फाइनेंशियल एनालिसिस ऑफ पर्टिकुलर कंपनी, कॉर्पोरेट एंटिटी, इंडिविजुअल घर, हर चीज के लिए वही, इसीलिए इकोनॉमिक्स जरूरी होता है। और इकोनॉमिक्स के अंदर फाइनेंस आता है, फाइनेंस के अंदर इकोनॉमिक्स नहीं। नहीं समझे, इकोनॉमिक्स का एक पार्ट है फाइनेंस, इकोनॉमिक्स का एक पार्ट है अकाउंटेंसी, क्योंकि हर चीज इकोनॉमिक्स ही होता है। चलो, नहीं तो बोलेगे या सर आप एक सब्जेक्ट को बड़ा कर रहे हो, नहीं नहीं, मैं सब्जेक्ट को बड़ा नहीं कर रहा हूँ, मैं वर्ड्स का इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ। आचार्य चाणक्य जब किताब लिखा था, उसका नाम दिया था अर्थशास्त्र, ठीक है, अर्थशास्त्र। जो चाणक्य कौटिल्य ने लिखा था सम्राट अशोका के, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे, ठीक है। तो वो किताब का नाम अर्थशास्त्र क्यों लिखा, हिसाब शास्त्र भी रख सकता था, लेकिन अर्थशास्त्र का मतलब होता है पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट, अर्थशास्त्र का मतलब होता है फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट, अर्थशास्त्र का मतलब होता है सामाजिक कॉन्सेप्ट। पूरा कॉन्सेप्ट को एक किताब के अंदर रखा, और किताब का नाम अर्थशास्त्र क्यों रखा, क्योंकि अल्टीमेटली एक देश का खुशहाल कॉन्सेप्ट डिपेंड करता है उस देश का आर्थिक नीति के ऊपर। एवरीथिंग इज फॉर इकोनॉमिक्स, इसलिए इकोनॉमिक्स के अंदर सारा सब्जेक्ट आ जाता है, लेकिन लोग इकोनॉमिक्स ही पसंद नहीं करते। सर साहब को पूछो, पसंद ही नहीं है। सर वो एक्चुअली, हाँ मैं समझ गया, वो तो स्टैट है। कार्ल पियर्सन बोल रहे हैं, कार्ल मार्क्स नहीं, कार्ल पियर्सन। हाँ चलो ठीक है, मेरा इकोनॉमिक्स क्लास करने आ जाना सर, अगर प्यार नहीं किया इकोनॉमिक्स को तो क्या बात करता हूँ। अरे वही तो मैं बोला, फाउंडेशन वाला इकोनॉमिक्स क्लास पढ़ने आ जाना, अगर इकोनॉमिक्स में मोहब्बत ना हो जाए तो बताना। सर जबरदस्ती, चलो छोड़ो, यही समझ में नहीं आ रहा।
इकोनॉमिक्स सिर्फ सीए में फाउंडेशन में रहता है, प्रोफेशनल में, और सीएस एंट्रेंस में रहता है। सीए एंट्रेंस में थोड़ा सा रहता है, सीए फाउंडेशन में सबसे ज्यादा, और सीए में फाउंडेशन में मॉडरेट रहता है। अच्छा, तो लिख दिया, सीएस ड्यूअल इज एन इलास्टिसिटी मेजर, इट इज डिफरेंट एट डिफरेंट लेवल ऑफ क्यू, माने अलग अलग सेल में अलग अलग ऑपरेटिंग लेवरेज आएगा, ठीक है, इलास्टिसिटी मेजर होएगा। लेट अस इसको और एक्सप्लेन करते हैं। चलो एक्सप्लेन माने एक्चुअली कैलकुलेशंस। लेट अस डिफाइन, पेशेंसलेस मत हो जाना, द ब्रेक इवन पॉइंट ऑपरेटिंग बीईपी। बीईपी माने ब्रेक इवन पॉइंट, दैट इज क्यू स्टार। सर क्यू स्टार क्यों दिया? क्योंकि नॉर्मली क्यू को मैंने सेल्स बोला, तो फिर क्यू स्टार क्या है? इट इज द लेवल, नहीं क्वांटिटी नहीं, क्यू फॉर सेल्स यानी क्वांटिटी सेल्स, क्वांटिटी सेल्स। बट ये क्यू स्टार और क्यू अलग है। क्यों अलग है मैं बताता हूँ। इट इज द लेवल ऑफ क्वांटिटी at which EBIT equals to 0। जिस लेवल में आपका बिजनेस का EBIT 0 होगा, उस लेवल के लिए आपको जितना सेल करना पड़ेगा बिजनेस में, उस चीज को ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। यानी सिंपल बात है, दर्श साहब ने एक बिजनेस स्टार्ट किया, दर्शप्रीत ने एक बिजनेस स्टार्ट किया सर, ठीक है, बहुत सारे, दर्शप्रीत ने बिजनेस स्टार्ट किया। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए उसने 10 लाख रुपए लगाया, ठीक है। अब 10 लाख रुपए उसने इन्वेस्ट किया। अब 10 लाख लगाने के बाद उसको वो 10 लाख रुपया तो मार्केट से उठाना पड़ेगा ना, तब ना जाके बोलूंगा कि भाई जितना इन्वेस्ट किया था वो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया। तो जब तक ये 10 लाख वापस नहीं आता, या फिर जितना सेल करने से 10 लाख आता है, जितना सेल करने से 10 लाख वापस आता है, वो ब्रेक इवन। तो दैट लेवल ऑफ ईपीआईटी, जहां पर तुम्हारा ईबीआईटी होगा, दैट लेवल ऑफ क्यू, दैट लेवल ऑफ सेल्स, जहां पर तुम्हारा ईबीआईटी या प्रॉफिट, ईबीआईटी एक तरह का प्रॉफिट है, माने ये ईबीआईटी माने क्या? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। सरकार के घर में एक पैसा नहीं दिया और बैंक वाले को भी इंटरेस्ट वापस नहीं किया, देने से पहले जितना प्रॉफिट है वो जब तुम्हारा जीरो होता है, और उसके लिए तुमको जितना सेल करना पड़ा, उसको तुम तुम्हारा बीईपी बोलोगे, और उस बीईपी को क्यू स्टार बोलता है, ठीक है। इसके लिए हर बिजनेसमैन को इंतजार होता है। हाँ, कब आएगा ब्रेक? बड़े बड़े बिजनेस इंतजार में है, कब आएगी वो घड़ी जब मैं थोड़ा प्रॉफिट का स्वाद चखूंगा, ठीक है। जोमेटो, जहाँ खाना ऑर्डर करके आप लोग स्वाद लेते हैं, डिपेंड करता है कम दुकानदार टू दुकानदार इसमें। होगी। देखो इसका इबिट्टा देखो, जोमेटो 529 करोड़ का लॉस लास्ट ईयर था। लास्ट ईयर था 1058 करोड़ का लॉस, ठीक है। पीबीआईटी लास्ट ईयर था 1208, इस बार है 965। पीबीटी है 1200 करोड़, लास्ट ईयर का था 1220 करोड़ का, ये सब करोड़ में है। अभी है 1014 करोड़ का नेट इनकम। 1208 करोड़ का नेट इनकम लॉस में था, अभी 971। अर्निंग पर शेयर लास्ट ईयर 2.5 टका पर शेयर में लॉस था, अभी 1 टका 21 पैसा। सर फिर भी शेयर का दाम बढ़ रहा है। हाँ, टीटीएम मैंने अभी, अभी जो पूरा ईयर तो खत्म नहीं हुआ ना, उसको यहाँ पर टीटीएम में दिखा रहा है। मतलब इसका फुल फॉर्म क्या है टीटीएम का मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है। जो करेंट ईयर का चल रहा है वो उसका पूरा डेटा अभी तक आया नहीं। ये लास्ट ईयर का है, ये अभी जो चल रहा है उसका डेटा यहाँ पर दिखा। इसमें इसने थोड़ा सा बेहतर किया है अभी तक का, देखो ईपीएस को काफी मैनेज किया है, इसीलिए इसका शेयर में ग्रोथ आया है। माने ये बेसिकली ना क्वार्टर रिजल्ट तक अभी तक का जो चला है, अभी ये मार्च का क्वार्टर खत्म होगा तो ये वाला भी फाइनेंशियल ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा, तब ये 24 आ जाएगा ना। अभी तो ये मार्च खत्म होगा, फिर 24 खत्म हो जाएगा, है ना। बढ़ेगा ना, ऑब्वियसली बढ़ेगा।
हाँ तो किया तो स्टूडेंट लोगों ने, जो लोग स्टॉक मार्केट पढ़ाई करता है, ये लोग 40 टका में लिया था शेयर, 40 टका में लिया था। ये देखो सर, 60 टका, 54 टका, देख रहे नहीं? लास्ट ईयर सबको खरीदवाया था, तब लॉस में ही था, फिर भी लेने को बोला था। क्यों? क्योंकि जोमेटो को सोचने का तरीका और बिग बाजार को सोचने के तरीके में फर्क है, या जेट को सोचने के तरीके में फर्क है। ये एक बनने वाला कंपनी है जो अभी ब्रेक इवन को ढूंढ रहा है, और वो एक बना हुआ कंपनी था जो ब्रेक इवन करके फिर टूट के गिर गया है। तो देयर इज अ डिफरेंस। तो ईबीआईटी दोनों का लॉस दिखा सकता है, अर्निंग पर शेयर दोनों का लॉस दिखा सकता है, बट कौन किस हालत से लॉस में है ये समझना जरूरी है। तो इस तरह का बिजनेस को बेसिकली ग्रोथ कंपनीज बोलते हैं, ग्रोथ। ये ग्रोथ में है, इसका लॉस दिन पे दिन खत्म हो रहा है, और जैसे ये लॉस खत्म होगा, इसका मार्केट बहुत बड़ा है, इसका फ्यूचर बहुत अच्छा है। 165, 120 में था वो कुछ दिन क्या, वर्ल्ड कप के टाइम पे, वर्ल्ड कप के टाइम से इसका मेन ग्रोथ चालू हुआ, 100 रुपए से चल रहा था। ठीक है, वर्ल्ड कप के टाइम पे जोमेटो में लोग भर भर के खाना ऑर्डर किया। हाँ? करेगा ना, क्योंकि वो एक अलग क्रेज चलता है। स्विगी का भी आया नहीं, स्विगी आएगा तो जोमेटो थोड़ा सा कंपटीशन खाएगा। हाँ हाँ, तो जोमेटो का सर 165 अभी तो ये थोड़ा सा हाई रेंज में जा रहा है, ये थोड़ा करेक्शन होने दो, मार्केट कभी गिरेगा ना तो ये करेक्शन होगा। ठीक है, ये अगर मेरे हिसाब से अगर ये करेक्शन होकर मैक्सिमम 120-30 में आ सकता है, अगर आ जाए तो बेहतर है। लेकिन अभी डिपेंड करता है, अभी इलेक्शन आएगा, इलेक्शन में अगर और स्काई रॉकेटिंग हो तो शायद ये 200 भी चल जाए। मतलब अभी मेरे हिसाब से ये थोड़ा सा हाई रेंज में चल रहा है। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी देखो रिसेंटली इसका ग्राफ देख सकते हो, अब ये स्टॉक मार्केट एनालिसिस हो जाएगा, मैं करना नहीं चाहता। ठीक है, देखो ये देखो रिसेंटली थोड़ा बहुत ये देखो गिरा है ना, अब ऑब्जर्व करना चाहिए, और भी टेक्निक है, एंट्री पॉइंट मिलेगा नहीं मिलेगा देखना पड़ता है, समझ रहे हैं? अब तो मतलब ये डिस्कशन थोड़ा स्टॉक मार्केट वाला बात हो जाएगा। हाँ हाँ, वही मैं बात करूंगा सर, ठीक है, इसलिए मैं नहीं जाना चाहता। मैं एक्चुअली आपको ब्रेक इवन समझाने का कोशिश कर रहा था। ठीक है, तो ब्रेक इवन के लिए ये लोग वेट कर रहे हैं इसी चीज को समझाने के लिए। तो जोमेटो का ब्रेक इवन माने जोमेटो उस लेवल को ढूंढ रहा है जहां उसका ईबीआईटी जीरो होगा, यानी जहां पर जितना सेल करने से उसका ईबीआईटी जीरो होगा, वो लेवल में आने के लिए वेट कर रहा है। शायद वो इस बार आ गया, क्योंकि उसका ऑलरेडी काफी डेवलपमेंट हम लोगों को देखने को मिला है, और वही वन ऑफ द मेन रीजन है कि अभी जोमेटो का शेयर में इतना ग्रोथ है। ठीक है, कोई अगर लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं तो ले लो, जरूरत नहीं है। क्यू स्टार लिखो, क्यू स्टार इंटू पी माइनस बी माइनस एफ इक्वल्स टू 0। हाँ, ये स्टार है, माने ये नॉर्मल क्यू नहीं है, ये क्यू स्टार वाला है। तो थोड़ा बहुत फॉर्मूला में डिफरेंस है, नॉर्मल क्यू इंटू पी माइनस वी माइनस एफ लिखते हैं, लेकिन हम लोग इस बार क्यू स्टार से फॉर्मूला बनाएंगे। अब क्यू स्टार इंटू पी माइनस वी माइनस एफ, हाँ, ये ब्रेक इवन के लिए। अब क्यू स्टार का क्या मतलब है? अच्छा, अगर यहाँ से हम क्यू स्टार को अलग करें, यानी क्यू स्टार का वैल्यू निकाले, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? एफ माइनस से इक्वल की इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और पी माइनस बी मल्टीपल फॉर्म में है, ये अगर इक्वल के इस पर आएगा तो इधर नीचे आ जाएगा, है ना? तो एफ डिवाइडेड बाई पी माइनस बी। तो इसमें हम बोल सकते हैं कि क्यू स्टार इक्वल्स टू एफ माने क्या, और पी माइनस बी माने क्या? सिर्फ कंट्रीब्यूशन नहीं, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ठीक है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कहानी को और आगे बढ़ाओ। एट क्यू स्टार DOL is undefined, माने
अगर बिजनेस क्यू स्टार है, क्यू स्टार माने क्या, ईबीआईटी जीरो है, तो ईबीआईटी जीरो में बिजनेस को अनडिफाइन करोगे, माने बिजनेस का ऑपरेटिंग लेवरेज समझ में नहीं आ रहा है, अनडिफाइंड माने प्रॉपरली कह नहीं सकते कि ऑपरेटिंग लेवरेज हाई है कि लो है। लेकिन अगर क्यू ग्रेटर देन क्यू स्टार होता है, क्यू माने नॉर्मल सेल्स, मैं यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन के लिए लिखा देता हूँ, इट्स अ नॉर्मल सेल्स, और क्यू स्टार माने ब्रेक इवन सेल्स। ठीक है, बात समझ में आना, ब्रेक इवन सेल्स ऐसे लिखने का जरूरत नहीं होता, पर क्या है ना, बाद में जब रिवाइज करोगे बोलोगे सर समझ में नहीं आ रहा। क्यू 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 फॉर नॉर्मल सेल, और क्यू स्टार माने ब्रेक इवन सेल्स। ठीक है, अगर नॉर्मल सेल्स ब्रेक इवन सेल से अच्छा है तो बिजनेस को क्या बोलेंगे, डीओएल क्या है, पॉजिटिव। वेरी गुड सर, डीओएल इज पॉजिटिव, माने ऑपरेटिंग लिवरेज जो बिजनेस ने लिया वो अच्छा चल रहा है, क्योंकि आप क्या चाहोगे, ब्रेक इवन सेल से नॉर्मल सेल्स ज्यादा हो, क्योंकि ब्रेक इवन सेल्स में तो आपका ईबीआईटी जीरो में ही रहेगा, लेकिन नॉर्मल सेल्स अगर ब्रेक इवन सेल से भी ज्यादा चल रहा है, यही तो बिजनेस का ख्वाब होता है। बिजनेस तो इसी के लिए चल रहा है कि मेरा ब्रेक इवन सेल से नॉर्मल सेल ज्यादा हो जाए, और ऐसा होने के लिए ऑपरेटिंग लिवरेज को पॉजिटिव रहना पड़ेगा। ठीक है, और अगर Q लेस देन क्यू स्टार हो जाता है तो ड्यूएल नेगेटिव होगा, और ये बिजनेस के लिए कभी भी अच्छा बात हो जाएगा। लो, बंगाली समझता है थोड़ा सा भी, एक टू एक टू, एक टू एक टू, एक टू एक टू भी नहीं पूछते हो, तुम नाचते हो ना। धोनी को कितना अच्छा आता है, धोनी को बहुत अच्छा बंगाली समझ में आता है। लास्ट, धोनी बांग्लादेश में खेल रहा था, एक उसका एक वायरल हुआ था। हम्म? वो सब समझ गए। और वो मेरे को प्रकार मेरा सबसे खास मंगाया बंगाली में बात कर रहा है। ठीक है, तो बोले थे, फिर धोनी बोल रहे हैं, अरे इटे तो बांग्ला जानी, ऐसा करके तो नहीं बोल रहे हैं, अरे इटे तो बांग्ला जाने। चलो क्वेश्चन, क्वेश्चन मजा करो। हाँ, और उसका कोच बंगाली है, और उसका कोचिंग बहुत फेमस है, चंचल सर, चंचल भट्टाचार्य, रांची में है उसका कोचिंग। दर्श, मेरे को लास्ट में एक बार जाने के टाइम पे क्रिकेट के बारे में ना, मेरे को कुछ तेरे को पूछना है, मेरे लिए नहीं, मेरा एक स्टूडेंट के लिए। ठीक है, तो मेरे को एक बार जाने के टाइम पे पूछ के जाना। द ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ ए फार्म इज 10,000 यूनिट्स। चलो क्वेश्चन करके बताओ। इसका मतलब है कि 10,000 यूनिट बनाता है, प्रोडक्शन करता है। ठीक है, मैंने सॉरी सेल करता है, सेल करता है, इतना यूनिट सेल करता हूँ। इट्स ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट इज 5 लाख। हाँ, कैलकुलेट DOL when Q इक्वल्स टू 25,000 यूनिट्स। Q माने सेल्स, बोलो। Operating break-even point of a firm is 10,000 units. Its operating fixed cost is 5 lakh. Calculate DOL when Q equals to 25,000 units. Try. थोड़ा दिमाग का बत्ती जलाओ। ए, सनोन, नील, अभिजीत, समन्विता, ट्राई करो, ट्राई करके बताओ मुझे। सर एक बार क्वेश्चन दिखाइए। हाँ, फिर से दिखा देता हूँ सर।
मैं वेट कर रहा हूँ सर, किसका आंसर मुझे पहले मिलता है। जो भी आंसर दे पाएगा मैं खुश हो जाऊंगा। क्या हुआ दर्शक साहब, करो। मोबाइल में क्या है, उसमें क्या मिलेगा तुमको? हाँ, फॉर्मूला। फॉर्मूला तो मैंने ऑलरेडी लिखा है। डीओएल क्या होगा? ऑपरेटिंग बीपी ऑफ ए फार्म इज 10,000 यूनिट्स। ऑपरेटिंग बीपी कैसे निकलता है? चलो, क्यू स्टार का पता है ना आप लोगों को? क्यू स्टार माने क्या होता है? फिक्स कॉस्ट या फिक्स कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, है ना? तो इसी से निकल जाएगा। क्यू स्टार क्या है आपके क्वेश्चन में, बताओ। क्वेश्चन में क्यू स्टार क्या है? 10,000। फिक्स कॉस्ट क्वेश्चन में कितना बोला? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है? पता नहीं, मिल जाएगा ना? हाँ, भेजा बताओ। तो यहाँ से अगर पी माइनस बी को निकालना है तो कैसे निकालोगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने से 5 लाख इधर, 5 लाख बाई 10,000 कर दो। 5 लाख बाई 10,000 करने से कितना होता है? 50। तो पी माइनस बी माने 50। तो पी माइनस बी माने 50 माने क्या हो गया? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हो गया 50। ठीक है, अगर यहाँ तक समझ गए तो आगे का भी समझ जाओगे। तो अगर हमें क्या पूछा है यहाँ पर, डी ओ एल, फॉर्मूला क्या है? डीओएल का फॉर्मूला क्या है? कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी या एबिट, है ना? कंट्रीब्यूशन, हाँ बोलो। कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी। कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी। अब कंट्रीब्यूशन को तोड़ो सर, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टली मिलेगा नहीं, क्वेश्चन में ऐसा कुछ बोला नहीं है डायरेक्टली। तो कंट्रीब्यूशन को सेल्स तोड़ने से मैनेज क्या बनता है? क्यू इंटू पी माइनस भी, और ईबीआईटी को तोड़ने से माइनस एफ। ठीक है, हो गया। अब क्यू इंटू पी माइनस बी कितना होगा? क्यू कितना है? पी माइनस बी कितना है? हैं? 50। अब क्यू इंटू पी माइनस बी कितना है? नीचे न्यूमरेटर में 25,000 इंटू 50 माइनस 5 लाख। तो न्यूमरेटर बन जाएगा आपका 12,50,000, है ना? 12,50,000। और न्यूमरेटर बन जाएगा आपका 7.5 लाख। देखो तो मैच हो रहा है कि नहीं? कॉपी मत कर देना, कैलकुलेट करके देख लेना। कुछ लोग होते हैं कॉपी नहीं करके करेगा नहीं, ऐसा ना करे सर। 12.5 হচ্ছে তো, উপরটা 12.5 হবে, নিচটা 7.5 হবে। सर सबको ही करके देख लेना। 1.67%, है ना? इसको तो 1.67 आएगा, इंटू 100 करने से वो परसेंटेज आ जाता है ना? या फिर 1.67 ही आया आंसर? 1.67 आया ना? ठीक है, उसका मतलब 1.6 इसका मतलब ये परसेंटेज में ही आता है। ऑपरेटिंग लीवरेज हमेशा परसेंटेज में आता है। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि 1.67% का मतलब क्या होता है? वेरी गुड। 1.67 में सेल्स नहीं चेंज होगा, सेल्स चेंज होगा 1%। चेंज होगा सेम डायरेक्शंस पे, पॉजिटिव तो पॉजिटिव, नेगेटिव तो नेगेटिव। थैंक यू सर। तो लिख दो, देयरफॉर इफ
क्वांटिटी changes by 1%, EBIT will change by 1.67% in the 10 rates. समझा? ये सब कैलकुलेशन करने के लिए ज्यादा नहीं, थोड़ा दिमाग का जरूरत है ना? थोड़ा सा दिमाग लगाओ, हो जाएगा। अनदर क्वेश्चन, सेलिंग प्राइस 200 प्रोडक्ट का, हाँ, वेरिएबल कॉस्ट है 60%, ऑपरेटिंग दो सौ और क्या हो, सेलिंग प्राइस ₹200, ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट 60%, ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट है 40,000 यूनिट्स। कैलकुलेट TOL if मार्जिन ऑफ सेफ्टी MOS, फुल फॉर्म आप लोग लिख लेना, if MOS is 20,000 यूनिट्स। बोलो MOS मार्जिन ऑफ सेफ्टी, करना, हाँ तो करो ना, MOS का काम है सर। उतना सेल तुमको निकालना पड़ेगा, मतलब इतना तुमको करना ही पड़ेगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी, उसके बिना आगे तुम्हारा बढ़ेगा नहीं बिजनेस। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का क्या, नहीं इसका फॉर्मूला नहीं, इसको बस तुमको ऐड करना है। चलो करो, बहुत सिंपल है। मैंने बेसिकली ये जो Q है ना, मैं आपको चलो एक हिंट देता हूँ। ये जो Q है नॉर्मली मेरा BEP कितना है, 40,000, ब्रेक इवन पॉइंट मेरा कितना है 40,000। तो अगर मेरा ब्रेक इवन पॉइंट 40,000 है और मार्जिन ऑफ सेफ्टी 20,000 है, इसका मतलब 40,000 मुझे करना पड़ेगा फॉर EBIT 0 बनाने के लिए, और 20,000 करने से मैं प्रॉफिटेबल हो, तो टोटल सेल कितना करना पड़ेगा, ये मतलब। अब कर বুঝতে পারলে সবাই? अरे बोलो रे आप लोग, समझ में হ্যাঁ आप বলছি लोगों को? সেলিং এর সাথে বিএপি টা মাল্টিপ্লাই করব তো মাল্টিপ্লাই বিইপির সাথে এর সাথে কি মাল্টিপ্লাই করবি? সেলিং প্রাইসটা, তবে তো সেল রেভিনিউটা পাবো। হ্যাঁ কর না, কিন্তু আমি জাস্ট এমওএস টা বোঝালাম। एमओएस টা बुझते পারলি? मतलब হ্যাঁ 40,000 স্যার, का मेरा ब्रेक इवन पॉइंट है, उतना करने से मेरा बिजनेस EBIT 0 करेगा, पर मार्जिन ऑफ सेफ्टी माने जितना करने से मेरा बिजनेस में सेफ पोजीशन में चला जाऊं, जो 20,000 है। तो टोटल सेल कितना करना पड़ेगा, टोटल दिया नहीं था, जो एमओएस के नाम पे दिया था, बस ये है। करो सर, फिर अगेन क्यू स्टार को यूज करो, बन जाएगा, क्योंकि बीईपी का क्वेश्चन है ना, बीईपी का क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम पे हमेशा क्यू स्टार को फॉलो करो, क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट बोला है, तो क्यू स्टार माने कितना। मजा का बात है, आपको यहाँ पर फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में ब्रेक इवन पॉइंट बोल दिया ना 40,000। अब क्यू स्टार क्या होगा, एफ बाई पी माइनस बी। तो क्यू स्टार अगर 40,000 है, फिक्स कॉस्ट कितना बोला, कुछ नहीं बोला, पी माइनस बी कितना बोला, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, निकालो। सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट करने से कंट्रीब्यूशन आता है। तो अगर मेरे बिजनेस में सेल्स है 200 का, हाँ
वही ना, सेलिंग प्राइस है, यूनिट नहीं दिया तो यूनिट ही तो निकलेगा। सेलिंग वेरिएबल कॉस्ट कितना बोला, 60%। तो 200 का सेल है, 60% का वेरिएबल कॉस्ट है, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना होता है? 200 का 60% कितना होता है? 120 हाँ सर, 120 होगा पर यूनिट। 120 नहीं नहीं 120 नहीं, 200 सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन। तो 200 का, अच्छा मैंने बेसिकली मैं कहना ही चाहता हूँ कि वेरिएबल कॉस्ट मेरा हो जाएगा 120, तो 200 माइनस 120 करने से कंट्रीब्यूशन कितना बन जाता है? 80। नहीं समझा? yes sir 80 नहीं समझा? एक प्रोडक्ट का सेल प्राइस दिया था 200, उस प्रोडक्ट का वेरिएबल कॉस्ट दे दिया था 60%, तो 200 मेरा प्रोडक्ट का सेल प्राइस है, और वेरिएबल कॉस्ट मेरा प्रोडक्ट का 60% है। 200 का 60% कितना होता है? 120 होता है। तो वेरिएबल कॉस्ट निकल गया यहाँ से, और बचा कितना? 80। तो ये क्या बन गया? कंट्रीब्यूशन की कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कैसे पता चला यूनिट? क्योंकि ये तो एक प्रोडक्ट का सेल प्राइस है, ये तो एक प्रोडक्ट का सेल प्राइस है, तो एक प्रोडक्ट का ही वेरिएबल कॉस्ट है ये 60%। तो ये जो मिला ये यूनिट में मिला, इसका मतलब मेरे को P माइनस V मिल गया, क्योंकि P माइनस V का मतलब ही होता है प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, इसको बोलते हैं कंट्रीब्यूशन। तो कितना हो गया? 80। तो फिक्स कॉस्ट कितना हो जाएगा? फिक्स कॉस्ट कितना हो जाएगा? 32। 32 lakh अब क्या करना है? अब तो निकल जाएगा। अब क्या करना है? अब ड्यूएल का फॉर्मूला क्या है? हाँ, ड्यूएल का फॉर्मूला के लिए क्या चाहिए आपको? बोलो दर्श, ड्यूएल के फॉर्मूला के लिए क्या चाहिए? कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी। तो कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी, बट तुम्हें तो पूरा डिटेल्स नहीं पता ना, तुमको कंट्रीब्यूशन का थोड़ा तोड़ दो ना, Q माइनस पी माइनस बी डिवाइडेड बाई Q माइनस पी माइनस बी माइनस एफ। अब तुम इसमें पुट करो, Q कितना है, सेल्स कितना है? ओए, वो तो ब्रेक इवन सेल्स है, ब्रेक इवन सेल्स 40 है, एमओएस का यूज करना है, ठीक है, 60,000। और P माइनस बी कितना है? 80। Q इंटू पी माइनस बी अगेन 60,000 इंटू 80। और फिक्स कॉस्ट कितना है? 32 लाख। डिवाइड करो और मुझे बताओ कितना हुआ? कितना? 3। 3% ना? क्या मतलब हुआ इसका? सेल्स चेंज बाय 1%, then EBIT will change by 3% in this same direction, in the same, बस। तो ये है DOL का कॉन्सेप्ट। ये पूरा जो था ये था DOL। अब जैसे आपने DOL को समझा, नेक्स्ट क्लास हम लोग DFL को समझेंगे, ठीक है? ठीक है, अगर डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिबरेशन पहला वाला क्लास को एक बार जरूर कर लेना सर, फर्स्ट क्लास को आप लोग जरूर कर लेना जिन लोगों का मिस है। कर लिया? नहीं, मेरा जो फर्स्ट क्लास था उसको एक बार देख लेना, कॉपी कर लेना, जैसे जो जो मैं दिखाया वो सारा चीज एक बार लिख लेना, ठीक है? नेक्स्ट दिन DFL करेंगे और DTL करेंगे, जैसे DOL DTL हो जाएगा, DFL DTL, फिर मैं क्या करूंगा आप लोगों को बड़े बड़े क्वेश्चन करूँ, लिवरेज और कैपिटल स्ट्रक्चर से जो बड़ा बड़ा क्वेश्चन है वो करो, ठीक है? आज इतना ही आंसरটা কত হলো? 3%, यस सर ठीक है? समझ में आ गया?
होमवर्क आज कुछ नहीं दूंगा एफएम में, और कुछ होमवर्क नहीं दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में टॉपिक कंप्लीट करने के बाद होमवर्क दूंगा, ठीक है? हम्म? हाँ, क्यों नहीं ला सकते? कौन मना किया? नहीं, क्यों नहीं ला सकते? किसी को लाना है तो लाएगा, क्या दिक्कत है? স্লাইডটা একটু দেখান, কি দেখাবো? আগের স্লাইডটা। হ্যাঁ, এটা हम्म, ये बात नहीं है लेकिन विदाउट बुक्स एक्चुअली क्लैरिटी नहीं ঠিক आता আছে ভাই। नहीं एक्चुअली देखो, बुक्स का जरूरत क्या है, मतलब जब जरूरत होता है मैं तो बुक्स दिखाता हूँ, ठीक है? ये तो बुक्स ही तो खुला हुआ था, ये तो यही तो बुक्स है, बुक्स ही तो खुला हुआ है, ठीक है? तो आप अगर लाओगे तो ला सकते हो, बट यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं एग्जामिनेशन में ऐसा लगे कुछ सिंपल जो तुमको लेवरेज से डायरेक्ट क्वेश्चन करेगा, उसका जवाब देना है। ये प्रैक्टिकल हाँ, ये सब कॉन्सेप्चुअल सवाल करता है। थ्योरेटिकल भी पूछेगा तो कॉन्सेप्चुअल पूछेगा, मतलब समझाना विद एग्जाम्पल। एक सेकंड, ये लिखे नहीं चीज। ओके सर, बाय। यस सर। ठीक है फिर, बाय सर, टाटा। बाय बाय सर। सर। बाय सर। कल सुबह क्लास है 11:30 में।